थोड़ा सा ना कराची में रोते थोड़ा ज्यादा है। बहुत सी अच्छी चीजें भी मैंने यहाँ पर देखी हैं यार। बल्दियाती इदारे जो है ना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग और बहुत बड़ी एक चीज है। चाहे उनको इख्तियार है या नहीं है, काम करने दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा, लेकिन आपको गली मोहल्ले में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स दस्तयाब हैं, दफातर लगे हुए हैं, अवाम आ रही है, अवाम जा रही है। चेयरमैन और यूसी वाले ऑफिस में अवाम उनको आके बड़े ऐसे पूछ रही है जैसे उनके मुलाजिम है कि मेरा गटर नहीं है, मेरी गली में कुत्ते हैं, और वो सुना रहे हैं उनको और बड़ा उनकी बढ़ास भी निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ लाहौर में सिरे से ना निजाम है, ना इलेक्शन है, MNA MPS कहाँ मिलते हैं आपको भी पता है ना, उनको कुछ जानता है ना वो वोटर्स को जानते हैं। पेरिस बन गया ना लाहौर, आपको पता है, कोई शक नहीं है कि लाहौर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन सिटी है। पूरे पंजाब का बजट उसके ऊपर लगा है, खाया भी है, लगाया भी है, वो बात ठीक है। 18वीं तरमीम पास हुई तो हमारी पीपल्स पार्टी ने बड़ा उस पर क्रेडिट लिया जी, जमहूरियत का हुस्न ही है कि ना पावर नीचे आए। लेकिन वो यहाँ पर आके ना कराची के साथ हाल ये किया कि कराची की लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के बजाय कमी लोकल गवर्नमेंट दे दी। कराची में इस दफा तो जमात इस्लामी का ज्यादा शेयर है लोकल गवर्नमेंट में, लेकिन वो सही कहते हैं, वो गलत नहीं कहते, उनके पास इख्तियारात ही नहीं है। इससे पहले MQM का रोना भी था, आपने देखा होगा टीवी पे, वसीम अख्तर साहब कैसे कैसे रोते थे आगे टीवी पे। पीपल्स पार्टी तो खैर बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है इस पूरी एक्सरसाइज में, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी, और ये सब को नजर आ रहा था कि इसकी हुकूमत आ रही थी। PTI से इत्तेहाद के बगैर भी हाफिज नईम रहमान मेयर बन रहे थे। लेकिन दूसरी साइड से वसीम अख्तर और हाफिज नईम का फर्क ये है कि हाफिज नईम रहमान ने ये बोला था कि इख्तियार छीन कर लेंगे और इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे। फवाद चौधरी साहब केम ऑन टीवी वन डे, मैथ्स कम्युनिकेशन की डिग्री है, ये करते क्यों है, तो फजूल डिग्रियां हैं, नौकरियां नहीं मिलेंगी, ये मत करो, आगे जाकर तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। सवाल तो फवाद चौधरी साहब से भी कर सकते हैं कि वकालत की डिग्री का क्या फायदा अगर आपने यही कुछ करना है। इमरान खान साहब जब आए तो उसके बाद तो आपको पता है मीडिया पता नहीं बहाना बनाया था या कोई रियल इशू था, ये आज तक समझ में नहीं आती। ड्यूअल ओपिनियन है इसके अंदर। सलमान इकबाल साहब की जूम कॉल भी वो कॉन्फ्रेंस की लीक हुई है जिसमें भी आमिर भी बैठे हुए हैं, सारे मालिकान वो मिलकर तय कर रहे हैं। वो ऑफिस में एंटर होते हैं तो वहाँ की जो लिफ्ट है वो सिर्फ वहाँ के मालिकान ही इस्तेमाल कर सकते थे। लिफ्ट जो है ना वो जी, मालिकान और के लिए। वो एक ही थी, वो थी, एक ही थी और वो सिर्फ मालिकान के लिए। हमारे यहाँ दो थी तो एक हम नहीं चढ़ लिए सकते। हमारे लिए अपनी आंखों से देख रहे होते थे कि भाई एक तबका जो है वो लिफ्ट में चढ़ रहा है, लिफ्ट में जा रहा है, और एक तबका जो है वो माशाल्लाह से जो है वो 6th फ्लोर के ऊपर जा रहा है। कल मुझे, मैं यहाँ पे कराची में था, मेरे एक स्टूडेंट ने अरसलान ने भेजी कि खलील उमर कमर के साथ बैठा हुआ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उन तक तो आज तक मैं भी नहीं पहुंच सका। तो ये आपका ना पहुंचना आपके लिए आफियत के बायस है। ज़माने में ना हमारा दुश्मन चेंज किया जा रहा था, तराने बन रहे थे, राहिल शरीफ साहब आने वाले थे, तरानों में दुश्मन के तौर पे वो पगड़ी वाले और दाढ़ी वाले दिखाए जा रहे थे। तो उस फीलिंग के रिएक्शन में आप कह रहे हैं कुछ लिखा था। उस कॉलम का उन्वान था मीडिया और मौलवी। सर मेरी आंखों में पट्टी बांध के मेरा इम्तिहान लिया गया, बताओ कौन सा पेपर किसका, मैंने सारे सही बताए। तो वालिद साहब जो है अब्दुल गफ्फार अजीज साहब, महदत दीनी कतर की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से उन्होंने 8 साल वहाँ पर ज़ेर तालीम रहे। अल्लामा यूसुफ अल करज़ावी साहब के शागिर्दों में से, करीबी और बड़े अजीज शागिर्दों में से थे। एक मिशनरी एक जज्बा था, एक तहरीकी जज्बा था, और एक जो उनका एक कॉज था, एक नजरिया था, उसकी बेस के पर उन्होंने जमात इस्लामी के अंदर बाकायदा जिम्मेदारी पे फॉरेन अफेयर्स के डायरेक्टर रहे 21 साल तक। अरब वर्ल्ड के अंदर वो बतौर सेलिब्रिटी बाजारों में वहाँ जाने जाते थे बहुत ज्यादा, और मिडिल ईस्ट के साथ, इस्लामी तहरीकों के साथ, ख्वान के लोगों के साथ, डॉक्टर मुर्सी के साथ जो कि मिस्र के थे, तैयब अर्दोगान साहब के साथ, इन सब से और मशरक़ वस्ता से वो कनेक्शन थे पाकिस्तान का। इसमें आप कतर का रोल देखें ना तो अल जज़ीरा भी हमें कतर में नजर आता है, हमास के लोग भी हमें वहाँ नजर आते हैं, अफगानिस्तान का मसला हो गया उनके मुज़ाकरात भी कतर में, अभी जंगबंदी का मुआहिदा अमीर कतर वज़ीर-ए-आज़म कतर अनाउंस कर रहे हैं। इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर शुक्र है कतर जैसे ममालिक मौजूद हैं जो कि मीडियम का भी किरदार अदा करते हैं, कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा है। स्टांस जो बनता था ना एक इस्लामी एटमी मुल्क का, इसराइल भी जो है वो 2 रियासती हल के बारे में बात नहीं कर रहा, तो आपको क्या जरूरत है वज़ीर-ए-आज़म साहब को वो लेने की। आज़म की पॉलिसी चेंज कर दी उन्होंने बिल्कुल ही। यहाँ पे ऐसे हमारे यहाँ दानिश्वर भी पैदा हो जाते हैं कि क्या मिल गया लड़ भड़ के, और क्या जरूरत थी ऐसा करने की, और 7 अक्टूबर करने की क्या जरूरत थी। 7 अक्टूबर अगर ना होता, हो सकता है बहुत से आपके मुकद्दस इस्लामी ममालिक भी जो है वो इसराइल को मकबूल और एक्सेप्ट करने के बड़े करीब आ चुके होते। सवाल ये उठाते हैं हमारे दानिशवरान कि आपके एक्सेप्ट करने से, आपके ना मानने से क्या फर्क पड़ रहा है इसराइल को, तो अपनी बदमाशी किए जा रहा है ना। मुझे अपना कोई भी स्कूल का टीचर बिल्कुल भी ना पसंद है ना मुझे याद आता है। बहुत से लोग बात करते हैं कि मैं स्कूल में वापस जाना चाहता हूँ, मैं अपने स्कूल में बिल्कुल वापस नहीं जाना चाहता यार। सुबह सुबह उठा के सड़े हुए टीचरों के पास जिन्होंने खुद को खास नहीं पढ़ा हुआ, जो आगे जनाब घर से लड़के आए हुए और आके मारे चले जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के टीचर बहुत याद आते हैं, वो अच्छे हैं, उनसे कुछ सीखा है। तो हमारी एक टीचर थी, उन्होंने क्लास में आके कहा कि जी मैंने तो ये देखा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो लड़कियों के साथ हरासमेंट होती ही होती है ना। तो मैंने हाथ खड़ा कर लिया, मैंने कहा कैसी बातें कर रही हैं, मैंने कहा देखें तो आप जनरलाइज कर रही हैं कि सरकारी यूनिवर्सिटीज के अंदर किस्से हैं, आप अपनी कराची यूनिवर्सिटी देख लो, उन दिनों चल भी रहते एक दो। तो वो नाराज हो गई। हमें तो मीडिया में यही सिखाया जाता था कि आपको ऑब्जेक्टिवली चीज को समझना है और इस तरह से किसी को लेबल नहीं करना। तो आपको क्या पता मीडिया का। मैंने कहा मैं काम कर रहा हूँ 3-4 साल से न्यूज़ रूम में, आपने कितने बार न्यूज़ रूम में काम किया, मुझे क्लास से निकाल दिया। फिर बाद में पता चला उन्होंने कभी काम नहीं किया था न्यूज़ रूम के अंदर। आप यकीन करें वो एक जो रिएक्शन मैंने अपनी लाइफ में देखा, मैंने आज तक किसी से नहीं देखा कि उन्होंने वो मेरा रजिस्टर उठाया है, उन्होंने बोलना शुरू किया, उनके मुंह से थूक निकल रहा था, उन्होंने रजिस्टर मेरे मुंह पे मारा, वो मेरे मुंह से लग के पीछे चला गया। हमारे भी 7th क्लास एक टीचर थे, वो उन्होंने उसी उम्र में हमें कहना शुरू कर दिया
तुम लोग बस खाए जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो, बस इस तरह करके। मैं आपको सही बताऊं, मैंने घर में खाना कम कर दिया उसी एज में, 7th क्लास में पढ़ता था। इतना उन्होंने कहा नहीं तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम नालायक हो, तुम माँ बाप ये का वर्ड्स पैसा। ट्रॉमा है। कि हमारे उस्ताद को पे बहुत कम किया जाता है ना, इतना ज्यादा बेचारा वैसे परेशान है, उसको ट्यूशन भी पढ़ानी है, उसको अपने घर के लिए कोई साइड बिजनेस भी करना है। वो तो कहते हैं खुला कि हम जो कमाते हैं वो रिस्पेक्ट ही है, पैसे वैसे इस फील्ड में है ही नहीं। मुझे जो मेरी पहली तनख्वाह मिली थी वो 1.25 साल के बाद मिली। 1.25 साल तो- तक तनख्वाह नहीं दी, मैं ये अपने यूनिवर्सिटी ही ने किया जी, था। जी। समझ गए हम कौन सी यूनिवर्सिटी है ये। जावेद साहब को भी हम पॉडकास्ट की दुनिया में ले आए। अब अहमद जावेद साहब को इतना आपने कंफर्टेबल करके यहाँ पर बिठाया है। मैंने अहमद जावेद साहब को कभी भी इतने एक्सप्रेशन के साथ बोलते हुए, इतने जोश के साथ बोलते हुए नहीं देखा। खासतौर पर जो ये चैनल है ना हमारे, जिनके हम जिक्र करें, इन्होंने जो पॉडकास्ट स्टार्ट किए ना, वही वाला एंकर, वही वाला कंटेंट, बल्कि वही वाली एंकर कहना चाहिए इसमें ज्यादा केसेस में, जो कि उनका मकसद कुछ और है। उसी एंकर को पर्चा पकड़ाया है उसने, बस एक जॉब की तरह 15-20 मिनट में खड़काई है। तो जॉन एलियट ने कहा था कि मत करो बहस, हार जाओगी, हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। लिख के माथे पे लगाना चाहिए यार चैनल के पॉडकास्ट के पीछे। पॉडकास्ट नाम कहाँ से निकला, किधर से आया, किधर से Steve Jobs तक ले जाएंगे बाबा एप्पल का बहुत बड़ा किरदार है इसमें कि आप सब यहाँ बैठे हैं। और यार उन्होंने हुसन की इतनी अच्छी बात इनिशिएशन- की, आप इतनी बड़ी लिखी बात में ले गए यार। मैं तो हुसन का जिक्र ही नहीं किया सर, आपने किधर हुसन देख ली। बस वो भाई चले, वो जाहिर है कि थंबनेल तो हम भी देखते हैं, क्लिक नहीं करते उसको। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही मारूफ पॉडकास्टर हैं अहमद फौजान साहब, और अब्बास भाई हमारे OTS का हिस्सा मारूफ भी- का वर्ड आपने इजाफी लगा दिया है सरवती साहब, माशाल्लाह। नहीं, पर मैं खास इसको साबित भी कर दूंगा आपको, बस उर्फ में जाऊंगा मैं अच्छा। कि ये उर्फ से निकला है, और फिर उसके बाद जो करेंगे वो आपको पता है। लेकिन आज हम किसी मशहूर पॉडकास्टर से नहीं मिल रहे, आज हम अपने दोस्त, अपने भाई अहमद फौजान से मिल रहे हैं। इनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा जो आपने पॉडकास्ट में नहीं देखा, आज वो हम आपके सामने लेके आएंगे, जो कि इनके पॉडकास्ट में भी कभी नहीं आया। अल्लाह खैर करे। 72 घंटे पहले हजारों किलोमीटर दूर से आपसे बात हुई है पहली बार, और लेकिन बात होते ही ऐसा लगा इस तरह आपसे कई सालों से आपसे दोस्ती है यार, ये आपने कोई खास वाइब है आपके बारे में। एक और दोस्त ने यही फीडबैक दिया था, अमानुल्लाह और Eon वाले। अमानुल्लाह फ्रॉम योन पॉडकास्ट। तो बड़ा अच्छा लगा, और बड़ी चीज़ें मैच भी की हैं, और बड़ी एक वाइब मैच होती है ना। बहुत से लोग वाइब की बड़ी बात करते हैं, आप पता नहीं बिलीव करते हैं कि नहीं, नहीं, आई बिलीव, लेकिन वो बड़ा अच्छा लगा, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती चली गई। एक पॉडकास्ट हमने आप पहले वो उमर घुमन साहब के साथ किया, आपके साथ, और आज का जो पॉडकास्ट है वो अहमद फौजान से हो रहा है। तो अहमद फौजान साहब, पहले तो ये बताया ना कि आप लाहौर में बेस हैं और ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा आपका पंजाब में गुजरता है, तो कराची आके कैसे लगता है आपको? कराची आके मुझे बहुत ही स्पेशल लगता है। हर दफ़ा मैं इसको बोलता भी अपनी पॉडकास्ट में, कई दफ़ा कह भी चुका हूँ। असल में आप लोगों को शायद अंदाज़ा या रियलाइजेशन ना हो इस शहर में रहते हुए, लेकिन यहाँ की ख़ास किस्म की जो वाइब और एनर्जी है ना, वो मैं उसका बड़ा पहली बार भी तज़किरा कर चुका हूँ। और यहाँ पे आके हम खुद भी बड़ा उससे महसूस होते हैं और पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाते हैं। अभी स्पेशली अगर मिसाल के तौर पर अभी हम ऊपर स्टूडियो गए ना आपके, वहाँ पे कितने 20 लोग बैठे हुए थे सिस्टम पे, 20 बच्चे काम कर रहे थे। 20 के 20 में देख रहा था, मेरे लिए हैरानगी की बात थी कि धड़ल्ले के साथ फुल टाइम सिस्टम पे इंगेज थे, बिजी थे, उनको कहना नहीं पड़ रहा था, वो टाइम पे आए हुए थे, वो काम वाम कर रहे थे। और इस तरह के बहुत से स्टूडियोज विजिट किए, वर्क प्लेसेस विजिट किए, बहुत से लोगों से मिला। तो ये चीज़ जो है ना लाहौर में थोड़ी सी लैग करती है। थोड़ी सी तो आपने मेरे ख्याल से कम कह ज़्यादा लैग करती है। मेरा जो पहला एक्सपोजर 2021 में हुआ लाहौर में काम करने का, अच्छा, तो इट वाज माय फर्स्ट डे। तो मैंने दोपहर 3 बजे किसी को कहा कि हमें ना एक विजिट के लिए जाना है, तो उन्होंने कहा वो स्टूडियो रहते बड़ा दूर है। ना कितना दूर है? कहने लगे वो आधा घंटा लग जाएगा। मैंने कहा कराची में जब भी हम घर से निकलते हैं ना, तो दूसरी जगह पहुंचने में आधा घंटा लगता ही है। तो अब्बास भाई भी गवाही देंगे, बहुत दूर से आते हैं हमारे पूरा पास। रोज का रास्ता ही तकरीबन 1 घंटे का है। मैं स्कीम 33 से ट्रेवल करता हूँ यहाँ तक, तो मुझे कम से कम 1 घंटा तो लगता ही लगता है। लेकिन कराची में एक मसला ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा खराब है हमारा। लाहौर में मैं बहुत यार ये frequently बात आता हूँ वैसे लाहौर। रंजन भाई मैं सुनता बहुत हूँ, वैसे आपके उस पर नहीं कह रहा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना कराची वाले रोते थोड़ा ज्यादा है। मेरी इस बार थोड़ा सा वो लगा, मतलब बहुत सी अच्छी चीज़ें भी मैंने यहाँ पर देखी हैं यार। एक मैं आपको रिसेंटली बताऊँ, जो मैंने रिसेंटली मुझे एक्सपोजर हुआ यहाँ पे, आसिफ करीम साहब हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, आपसे भी मिले, वो वाइस चेयरमैन है, तो उनके साथ मैंने एक दिन गुजारा। यार बल्दियाती इदारे जो है ना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग और बहुत बड़ी एक चीज़ है। चाहे उनको इख्तियार है या नहीं है, काम करने दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा, लेकिन आपको गली मोहल्ले में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स दस्तयाब हैं, दफातर लगे हुए हैं, आवाम आ रही है, आवाम जा रही है। हमारे यहाँ लाहौर में सिरे से ना निज़ाम है, ना इलेक्शन है, MNA MPS कहाँ मिलते हैं आपको ही पता है ना, उनको कुछ जानता है ना वो वोटर्स को तो जानता है। काम भी नहीं है, गटर साफ करना, उनका सड़क काम भी बनाना नहीं है है बिल्कुल, MPA ये का। तो अवेयरनेस खैर है ही नहीं। तो यहाँ पर अच्छा आसिफ साहब का या इस तरह के बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जगह पे शायद होंगे, बहुत बड़ी गाड़ी से भी उतर रहे हैं, अपना कारोबार का अलग दफ्तर भी
भी है, लेकिन चेयरमैन और यूसी वाले ऑफिस में अवाम उनको आके बड़े ऐसे पूछ रही है जैसे वो उनके मुलाजिम है कि मेरा गटर नहीं है, मेरी गली में कुत्ते हैं, और वो सुना रहे हैं उनको और बड़ा उनकी भड़ास भी निकाल रहे हैं। ये भड़ास ही निकल रही है, काम नहीं तो कुछ ना होता कुछ काम भी मतलब हो रहा है, कुछ ना कुछ आप हो रहा है। बहुत पॉश एरिया में गए थे मेरे साथ, ये आप जरा कराची के हम जैसे इलाके देखे ना। नहीं आप मसाइल देखा तो हमारी अपनी जगह गैस पर पाइपलाइन डली है, मसाइल हैं, अभी उखड़ा देखे हुआ ना है, कराची में गैस पाइपलाइन डली है, वो तो बड़े होलिस्टिक है, मैं वैसे किसी बता रहा भी हूँ। प्लान के बगैर, बस जो सड़क मिले खोद दो, नहीं जो सर, गली मिले मजमूई खोद तौर दो। पे तो हालात ये हैं कि कराची को पूरा उखाड़ के दोबारा बनाने वाला है, बदतरीन हालात हैं वो ये, लेकिन ना कुछ बहुत पॉजिटिव चीजें भी नहीं, हैं जो positive और चीजें कहीं पे हैं। भी नहीं है, तो उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, वैसे उसका जिक्र भी करना चाहिए। जी हाँ, जो जैसे- मेरे positive- ख्याल से इस तरह से है कि आवाम के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो तो इस चीज़ का पड़ता है कि वो जिस चीज़ से रोज़मर्रा में गुजर रहा है। तो यूसी वाले के पास तो शायद मैं एक बार शिकायत लेके जाऊंगा कि भाई मेरी ये शिकायत है, लेकिन मेरी रोज़ की ये शिकायत है कि जब मैं अपने घर से निकलता हूँ तो पूरे रास्ते में मुझे जो है ना, वो मेरी एक शिकायत के बजाय 100 शिकायतें हो जाती हैं। शिकायतें तो बिल्कुल हैं, उसको तो मैं इनकार ही नहीं कर रहा, मैं तो एज अ लाहौरी अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ कि कुछ जी। चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे पास नहीं और आपके पास भी हैं, और अच्छी चीज़ें भी बहुत सारी हैं बहुत, तो मैं अच्छा, वैसे आपको उसमें क्यों नहीं है ये बल्दियाती निज़ाम? या तो हुकूमतें बड़ी बात करते हैं, 18वीं तरमीम, बस हमारा ग्रास वो रूट लेवल, हाँ, और वो क्या चक्कर है वो फिर ये? पेरिस बन गया ना लाहौर, आपको पता है, तो वो उनको जरूरत महसूस नहीं हुई सब कुछ वहाँ पे, आपको पता है, लेकिन कंट्रोल। बेहतर कैसे लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हालत हाँ नहीं मतलब नज़ा में नहीं है कराची की तरह। नहीं बिल्कुल नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि लाहौर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन सिटी है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के और एतबार लोकल से, गवर्नमेंट के उसपे बगैर है वो। पूरे पंजाब का बजट उसके ऊपर लगा है, और मतलब ये कि जिनका वो शहर था, जो उनके बादशाह थे, उन्होंने लगाया है, बनाया है उसको, खाया भी है, लगाया भी है, वो बात ठीक है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, वो बस वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं हर चीज़ जो है, वो इख्तियारात का नहीं किसी को अच्छा लगता कि वो नीचे मुंतकिल करें। अच्छा, कुछ एक उस पे- साफियाना बातें भी आपसे हमने करनी है। जरूर 18वीं तरमीम पास हुई तो हमारी पीपल्स पार्टी ने बड़ा उस पर क्रेडिट लिया और कहा कि जी जमहूरियत का हुस्न ही ये है कि ना पावर नीचे आए। Devolution लेकिन of वो power। यहाँ पर आके ना उन्होंने क्या कि लोकल गवर्नमेंट जो कराची के साथ हाल ये किया कि कराची की लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के बजाय वो नए कानून पास कर करके एडमिनिस्ट्रेटर से चला रहे हैं, कराची डीसी से चला रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, लोकल नुमाइंदगी नहीं हुई। मसलन कराची में इस दफ़ा तो जमात इस्लामी का ज़्यादा शेयर है जी हाँ। लोकल गवर्नमेंट में, लेकिन वो सही कहते हैं, वो गलत नहीं कहते कि उनके पास इख्तियारात ही नहीं है, कानून ऐसे लेके आ गए, रूल ऐसे लेके आ गए। तो एक तो डमी लोकल गवर्नमेंट दे दी। इससे पहले एमक्यूएम का रोना भी था, आपने देखा होगा टीवी पे, वसीम अख्तर साहब जी, कैसे जी। कैसे रोते थे आगे टीवी पे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बिल्कुल है, और पीपल्स पार्टी तो खैर बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है इस पूरी एक्सरसाइज में, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी, और ये सब को नज़र आ रहा था कि इसकी हुकूमत आ रही थी। पीटीआई से इत्तेहाद के बगैर भी हाफिज नईम रहमान मेयर बन रहे थे, तो वो तो बड़ी एक्सपोज वो सब कुछ किया भी। लेकिन दूसरी साइड से वसीम अख्तर का और हाफिज नईम का फ़र्क ये है कि हाफिज नईम रहमान ने ये बोला था कि इख्तियार छीन कर लेंगे और इख्तियार से ज़्यादा काम करेंगे, तो उनके लोग जो है ना, वो थोड़ा बहुत भी, चाहे गटर साफ करने का या सफाई करने का जो भी इख्तियार है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उसके अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि लोगों को कुछ ना कुछ जो है ना वो रिलीफ मिल रहा है। तो कि वो जो हालांकि हमें बड़े इख्तिलाफ है, वो रोड बनाने लगा पेवर्स लगा देते ना, वो पेवर पेवर्स, लगाना, हाँ। बिल्कुल तो वो जमात इस्लामी के लोग कई जगह करवा रहे हैं कि लोगों को जमा करके उन्हीं से पैसे जमा करा के भाई चलो वो गलियां तो एक बनाओ। बात तो है कि आपको लाहौर में कोई ऐसा अंडरपास नहीं मिलेगा जिसमें पेवर लगे। हाँ, और गाड़ी हिल रही हो जब आपकी, से आप जाएंगे, टायर मेरे ख्याल से पता बर्बाद। नहीं आपका जाना इस बारे हुआ है में नहीं, कुछ लेकिन मैं कह अगर नहीं आप सकता। जौहर से कभी ऐसे ही आपका कभी गुजरना हो कराची रात से, को आप लेके एक जाऊंगा नहीं एक्सपीरियंस ये एक्सपीरियंस जरूर कराची से करके अरे जाइएगा, पेवर ये वाला। आपको कहीं नहीं मिलेगा कराची में। पेवर मतलब आपको ऐसा अंडरपास में लेके जाएंगे कि बच्चे हो तो बच्चों लेकर झूले में हम आप, वो गाड़ी धड़ 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 हिल के जाएगी आएगी। सही है। अच्छा, ये बताएं कि कराची और लाहौर की सहाफत में कोई फर्क नजर आता है आपको? क्योंकि आपके सहाफियाना करियर अगर वो भी हम थोड़ा सा सुन लें आपसे, वो कहाँ बहुत से शुरू लंबा किया? नहीं है, दुनिया न्यूज़ में थोड़ा सा रहा, इंटर्नशिप की पहले 2015 में, बल्कि उससे बड़ा ना आज सुबह एक बड़ा दिलचस्प वाक़या भी पेश आया, खैर थोड़ा सा कनेक्ट में अगर लेटर कर पाऊँ। 18 में फिर हम एक इलेक्शन सेल में जॉब की, वहाँ पे तारिक हबीब साहब थे, हबीब अकरम साहब थे, हमारे इमीडिएट बॉस, कामरान खान साहब तब उस वक्त प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो इलेक्शन सेल जो है ना, वो पूरा उसका वर्ल्ड कप होता है, उसके अंदर ही बंदा जो है वो 3-4 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, आपको भी अंदाजा मेरा होगा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून नहीं, इदारों एक्सप्रेस में ट्रिब्यून रहे नहीं, वो एक्सप्रेस का 24/7 जो इंग्लिश न्यूज़ चैनल आया था, उसमें तजर्बा हुआ। तो जनाब आज आपको नजम भाई के बारे में बहुत सी बातें जानने को मिलेंगी जो उन्होंने पहले भी शायद नहीं बताई है, मुझे भी, वैसे मेरे लिए भी न्यूज़ थी जो आप इदारों में रहे हैं, और माशाल्लाह तजर्बा। तो आपने भी देखा होगा कि इलेक्शन सेल में बड़ा कुछ बंदा देख लेता है। उस वक्त जो हमारा रूम था, पूरा इलेक्शन सेल का पूरा ऑफिस था, उसका इन्वायरमेंट अगर आपको मैं बताऊँ तो उसमें एक साइड पे एक टेबल पे डॉक्टर मोहित पीरज़ादा होते थे, साथ ही उनके मुजीबुर रहमान शामी साहब शो करते थे, अयाज अमीर साहब होते थे, अजमल जामी, हारून रशीद, ये सारे के सारे एक छत में हम आमने सामने देखते थे ना, और कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे तैयारी कैसे हो रही है, वो बहुत सीखने को मिला, बड़ा ज़बरदस्त वो एक्सपीरियंस रहा। उनमें से बहुत से लोग पाकिस्तान में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, एक आध अच्छा दुनिया में भी नहीं है, तो वो एक अच्छा था लर्निंग एक्सपीरियंस। अब जो है वो कुछ दुबई में है, कुछ दुबई अमेरिका से व्लॉग्स कर रहे हैं, पाकिस्तान में आ नहीं सकते हैं, तो वो तब दुनिया न्यूज़ ने बड़ा एक्सटेंसिव वो पैनल बनाया था। और नवीद काशिफ साहब MD जिनका मैं जिक्र कर रहा था, आज सुबह यही वाक़या पेश है कि नाश्ते में मुझे मिल गए वो,
तो उनको मैंने वो वाला तारुफ करवाया। तो ये एक बात भी कर रहे थे उनकी और राना आसिफ साहब के साथ बैठ के। हाँ, वो एक बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है नवीद काशिफ साहब। खैर दुनिया की स्टोरीज बड़ी अलग सी हैं, उसमें एक बड़ा दुनिया मतलब ये दुनिया न्यूज़ की बात हो रही है, दुनिया टीवी की बात हो रही है, तो प्लेनेट अर्थ की बात नहीं हो रही। पता नहीं उन्होंने पहचाना कि नहीं। मैंने उनके तासुरात से अंदाजा लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका असल में। अच्छा, तारिक हबीब साहब के बारे में बताएं, क्योंकि मुझे उनका जुबान बड़ी पसंद है, तो वो व्लॉग्स करते हैं। हबीब अकरम साहब की बात कर रहे हैं। हाँ सॉरी हबीब अकरम साहब। एक मिनट कर दे, मैं कनेक्ट करूँ एक जगह और से वो इसको। मैं ये बता रहा था कि ये जो कंटेंट क्रिएशन हमने शुरू किया ना, तो इसकी पावर का नजम भाई बड़ा एक दिलचस्प, इसका जो इम्पैक्ट है, जो इसका एक वो पावर आप कह लें या जो भी। पॉडकास्ट स्टार्ट की हमारी पॉडकास्ट में, जब मैं लास्ट टाइम कराची आया था ना 5 अक्टूबर को आया था, अलीना फारूक शेख से हमने एक पॉडकास्ट की, बड़ा मशहूर हुआ आपका पॉडकास्ट। हाँ, वो काफ़ी उसके क्लिप्स काफ़ी सारे चले। तो उन्होंने वर्क एथिक्स के ऊपर, वर्क एनवायरनमेंट के ऊपर अपने दुनिया न्यूज़ वाला एक्सपीरियंस शेयर किया। ये खैर मैं कहीं और बताया नहीं है। तो उसके ऊपर जो है ना वो दुनिया न्यूज़ के मैनेजमेंट से और वो बड़ा शिकवा हुआ कि आपने ये क्यों इस तरह आप इसको इस तरह कर सकते। शिकवा में ख्याल से वो तहरीरी नोटिस में भी बदल गया था। फिर वो खैर हमने वो क्लिप, मैंने हालांकि उस पर बोला भी उन्हें कि मेरा नहीं है, गेस्ट ने बोला है उसका, आप उनको बोलें। अब वो आप उनको इसलिए नहीं बोलेंगे, उनका ताल्लुक जियो से है और मैं एक आपका वो एक्स। तो उसमें बहरहाल जो एक सेटिस्फैक्ट्री चीज़ थी ना वो ये थी कि मैंने आपको बताया कि 2015 में एक इंटर्नशिप की थी, और एक इंटर्नशिप करके आप भी मीडियादारों को समझते हैं, आप भी बहुत बेहतर समझते हैं, बहुत काम किया। तो वो डिग्री करते ही जब आप सीवी लेकर जाते हैं तो वो चैनल के दायरे के जो गार्ड होते हैं उसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो है ना, आपको किसने है सबसे पहला सवाल? हाँ, ये आज साहब मीटिंग में, तो मैंने उसमें एक वर्ड यूज़ किया था, खैर आपकी पॉडकास्ट में मौजूद वर्ड नहीं है। कम्युनिटी से खुशी हुई थी जब वो एचआर की कॉल आई थी कि यार आप इस तरह के हैं, वो क्लिप डिलीट कर लें, वो डिलीट कर दें। तो एक मैंने कहा ठीक है, एक एक्सेप्शन मैं बताऊं जंग ग्रुप का, कि वहाँ पर आप जाएं वॉक इन है, लोगों से मिले। हाँ, तो वहाँ पर मतलब सर में जाकर उनके मालिकान भी वो सहाफती बैकग्राउंड थे। ये भी बड़ा मैटर करता है कि जिन इदारों के मालिकान साफी बैकग्राउंड से और जिनके जो है वो रियल एस्टेट वहाँ के पे सेट हैं। मैंने काम किया है द न्यूज़ में, तो मैंने कोई इंसिडेंट देखा नहीं, कोई बदतमीजी। हाँ, डायरेक्ट एक प्रोटोकॉल तो होता है आने जाने का, लेकिन वो बड़े आप किस किस के साथ रहे वहाँ पे ज़्यादा? मैं तो बहुत लोगों को काम करते हुए देखा, मतलब मुबशिर जैदी साहब को काम करते हुए देखा। कौन से वाले? सॉल्व वाले। हाँ, क्योंकि दूसरे तो मुबशिर जैदी हैं, वो तो डॉन में थे और अब वो टीआरटी चले गए। मतलब मैं उनका डायरेक्ट कुलीग नहीं रहा जियो में, लेकिन चूंकि मैं द न्यूज़ में था तो उनके पास जाना होता था, वो उनसे बात। उनका स्क्रिप्ट और कॉपी राइटिंग बड़ी, मतलब वो एक एंकर हैं आजकल दुनिया न्यूज़ में हैं, सलमान हसन, तो वो खबरें पढ़ते थे जियो पे, तो वो बोलते हैं कि मैं खबरें पढ़ के बताया था कि आज जो है ना मुबशिर जैदी पीछे बैठे हुए। एक बहुत बड़ा नाम हमारे द न्यूज़ में तलत असलम साहब का था। अच्छा, वो टीटो जर्नो के नाम से वो ट्वीट करते थे। फिर ज़ियाउर रहमान जो न्यूयॉर्क टाइम्स में अब होते हैं, उनके साथ हमने काम किया। तो मतलब बड़े लोगों के साथ काम किया। अब तो नुक्ता में जो कई लोग चले गए द न्यूज़ से, और हमारे साथ के जो कोलीग्स से माशाल्लाह से वो कहीं ना कहीं पहुंच गए। बाकी इस चीज़ में एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, पता नहीं नाम लूँ ना लूँ, अब तक में मेरा ये इत्तेफाक हुआ था काम करने का, और ये भी 2015 की बात। नोटिस आएगा ना ले। मैं मज़े की आपको बात बताता हूँ कि जो हालात है ना, वो मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि जब हम पढ़ रहे थे कि भाई हम जब जाएंगे तो हमें इस तरीके का वेलकम मिलेगा। तो वहाँ हालात ये थे कि जब आप ऑफिस में एंटर होते हैं तो वहाँ की जो लिफ्ट है वो सिर्फ वहाँ के मालिकान ही इस्तेमाल कर सकते थे। लिफ्ट जो है ना वो मालिकान के लिए, वो एक ही थी, वो एक ही थी और वो सिर्फ मालिकान के लिए। हमारे यहाँ 2 थी, तो एक मालिक के लिए, एक हमारे लिए। जंग में भी ऐसा था कि वो हायर मैनेजमेंट के लिए अलग लिखिए, लेकिन कि दूसरों, तो वहाँ कोई मुतबादिल नहीं था। वो सिर्फ वो आप अपनी आंखों से देख रहे होते थे कि भाई एक तबका जो है वो लिफ्ट में चढ़ रहा है, लिफ्ट में जा रहा है, और एक तबका जो है वो माशाल्लाह से जो है वो 6th फ्लोर के ऊपर जा रहा है। उसमें भी एक मजे की बात ये थी कि वो उनका बेसिकली पुराना स्टोर था, खाने की जगह थी, जिसको उन्होंने वेब डेस्क में बाद में तब्दील कर दिया था। इतने कोई मैं कहूँ कि कशीदा हालात थे वहाँ के, कि वहाँ आप जाएं तो आपको बिल्कुल ऐसी महसूस हो जैसे कराची के हालात ख़राब नहीं होते और आपकी फीलिंग होती है, तो वहाँ बैठ के फीलिंग वैसे ही आती थी। तो वो बहुत एक अजीब सा एक्सपीरियंस था कि यार ऐसी जगहों के ऊपर भी जो है ना वो काम चल रहा है और न्यूज़ का काम चल रहा है। तनख्वाहों की क्या सूरत हाल थी वहाँ पे, क्योंकि हमारे बहुत से मीडिया के इदारे तनख्वाहें 3-3 महीने बाद देते हैं। वहाँ ये एक अच्छी चीज़ थी कि तनख्वाह टाइम पे ज़रूर आ जाती थी, लेकिन जब बाद में डाउनफॉल आना शुरू हुआ है तो उन्होंने ये कर दिया था कि अलबत्ता निकाला किसी को नहीं, लेकिन चाहे आपकी 18,000 रुपये सैलरी हो तो 30% उसमें से डिडक्शन उन्होंने। नहीं 18 के बाद बस वो नहीं 18 के बाद जो ना इमरान खान साहब जब आए तो उसके बाद तो आपको पता है मीडिया पता नहीं बहाना बनाया था या कोई रियल इशू था, ये आज तक समझ में नहीं आती। ड्यूअल ओपिनियन है इसके अंदर। एक वो सलमान इकबाल साहब की जूम कॉल भी वो कॉन्फ्रेंस की लीक हुई हुई है, जिसमें मियां आमिर भी बैठे हुए हैं, सारे मालिकान वो मिलकर तय कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा सैलरीज कितनी किसी की भी नहीं, इतनी हमारे एंकर्स की हैं, या फिर फवाद चौधरी साहब का कसूर था या इमरान खान का था। ये भी कही जाती है कि बोल ने मार्केट बहुत ख़राब कर दी थी। वो
पे स्केल बहुत ऊपर ले गए थे, जो कि मीडिया के लिए लेकिन वो मुमकिन नहीं बोल के थे। जब एग्जैक्ट का स्कैंडल आया तो उसके बाद से ये वाला इतना फैक्टर रहा नहीं था, फिर इनका अपना ही था, उसके बाद से वो वाला बोल रहा ही नहीं था, वो वाला भी वो आगे थे बाकियों के बराबर, वो हाई फिर उसमें ना पेड हमने एक एंकर्स थे वो भी जुमला छोड़ सीखा दिए था, वो राइट साइजिंग हो रही है, डाउन साइजिंग नहीं हो रही। अच्छा फिर उसमें हमने एक बात ये सीखी कि मीडिया मैनेजर्स दे आर वेरी लेजी, तो उन्होंने बिजनेस उनको करना ही नहीं आता। फिर हमने एक बात ये सुनी कि 2018 के इलेक्शन में, जिसे कहते हैं, वो अन्नीवार पैसा कमाया मीडिया ने। जब 2019 के अंदर वो प्रॉफिट्स नीचे आना शुरू हुआ था, तो मालकान को लगा कि प्रॉफिट में नुकसान हो रहा है हमारा। प्रॉफिट में नुकसान हो रहा है, देखा क्या ना कितनी बात क्या कैसी कैसी बातें सीखी हमने। तो वो उस वजह से भी मसाइल हुए। अच्छा, उस पर एक और चीज़ इंटरेस्टिंग हुई थी, अगर आपको याद हो, बात आपको याद हो, फवाद चौधरी साहब केम ऑन टीवी वन डे, आई थिंक इट वाज अ कॉन्फ्रेंस और समिट समथिंग लाइक दैट, जिसमें उन्होंने बात करी थी कि मैस कम्युनिकेशन की डिग्री है, ये करते क्यों हैं, तो फजूल डिग्रियां हैं, नौकरियां नहीं मिलेंगी, ये मत करो, आगे जाकर तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। तो आप दोनों ने और मेरी तरह से मैस कम्युनिकेशन पढ़ी हुई है, तो ये डिग्री इतनी फजूल थी, तो फवाद चौधरी साहब की तो प्रेडिक्शन ये सवाल तो हम फवाद चौधरी साहब से भी कर सकते हैं कि वकालत की डिग्री का क्या फ़ायदा अगर आपने यही कुछ करना है और उसका आपने मतलब कभी आप मीडिया पर्सन बन जाते हैं, कभी आप वजीर बन जाते हैं, कभी आप जो है वो टोपियाँ बदलते रहते हैं माशाल्लाह, वो भी खैर डिग्री तो आजकल खैर तो ट्विटर के वो चैंपियन बने हुए हैं। ट्विटर के चैंपियन बने हैं और लाइमलाइट में बस वो अपॉर्चुनिटी उसमें मौजूद रहेंगे तो सरफेस पे तो मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी। आई थिंक इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है मैस मीडिया में और मैस कम्युनिकेशन में। बहुत से लोग जो है ना वो मैस कम्युनिकेशन को मैस मीडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। मैस कम्युनिकेशन तो बहुत बड़ी एक वास्ट फील्ड है। जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको बड़ा सिंपलिस्टिकली वो परसीव करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की आजकल एक बड़ी टर्म है जो उसके अंदर सारा कुछ है, ये मुंडा डिजिटल मार्केटिंग करता है हमारे यहाँ, कोई कैमरे से मुंह से लेके, हालांकि बहुत वास्ट फील्ड है, उसमें SEO भी है। और मेरा नहीं ख्याल कोई भी बंदा ये क्लेम कर सकता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग के सारे एस्पेक्ट्स को इक्वली जानता है। कोई SEO का होगा, कोई प्रोडक्शन का होगा, कोई पोस्ट प्रोडक्शन का, कोई एड्स का, कोई आप 2-3 ग्राफिक्स चीज़ें का, सीख लेते हैं, सारी चीज़ें सीखना सारी तो बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कोई सीख सकता। तो मैस कम्युनिकेशन के अंदर भी एडवर्टीजमेंट है, PR है, मीडिया है, बहुत सी और चीज़ें। अब मैस मीडिया जो है वो स्पेसिफिकली आप कह लें जर्नलिज्म से रेलिवेंट है, तो आई थिंक थोड़ी सी अडेप्टेबिलिटी हो रही है इदारों के अंदर भी। तनकीद जितनी होती है, अभी उस दिन भी जब घुमन साहब आए हुए थे, हमने वो स्किल्स और उस पर बात की थी डिग्री के ऊपर, तो ये डिजिटल के बहुत सारे कोर्सेज डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के इसमें शामिल किए जा रहे हैं। मैं खुद एक जगह पढ़ा भी रहा हूँ, मैंने अच्छा। MPhil पहले किया है, अच्छा, आपने तो अभी MPhil किया हुआ है, हाँ। 2 जगहों पे पढ़ा भी रहा हूँ। तो मैं जो कोर्स पढ़ा रहा हूँ वो यही पॉडकास्ट प्रोडक्शन का पढ़ा रहा हूँ। ओह तो वो नाइस, सेटिस्फेक्शन होती है क्योंकि ये तो बड़ा नया बेचारे कोर्स है। बड़ा नया कोर्स है और सेटिस्फेक्शन इस बात की होती है कि बाकी सारे बेचारे जो हैं वो पुराने वाली ही उस पर पढ़ा रहे हैं, उससे बच्चे जो है वो बिल्कुल बोर और वो हाँ, देखिए ये बात की ना आपने, स्लाइड बिल्कुल मैं देखिए ये आपको- पढ़ाते रहे ना, 5 साल पढ़ाया अब्बास ने। बिल्कुल जी ऐसे हाँ। ही है। और मैं भी इनके साथ MPhil करने के लिए गया था, भाग गए थे, लेकिन इतनी पुरानी चीजें पढ़ा रहे हैं, स्पाइरल ऑफ साइलेंस ऐसे ही है, वगैरह, ऐसे ही है। वो सीधा जरूरी हो तो गए है हैं, पढ़ाना, बिल्कुल, तो लेकिन बिल्कुल हमसे ऐसे ही उनको पढ़ने का मजा इसीलिए आता है कि हम बिल्कुल इंडस्ट्री के फ्रेश लोग हैं और जो हम काम कर रहे हैं वही उनको जाके सिखाते हैं, और बिल्कुल हमारे मुकाबले में बच्चे फिर पॉडकास्ट करना भी शुरू कर देते हैं, वो देख के भी खुशी होती है। हमारा असल में सबसे बड़ा इतराज सर ये था अपने ज़माने तालिब में कि हमें जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बिल्कुल वो जो ऐसे। बिजनेस पढ़ा रहे हैं उनका कोई, उन्होंने खुद कभी बिजनेस नहीं किया हुआ, तो हम वही चीज़ें जाके पढ़ाते हैं। और बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर अपने स्टूडेंट्स को अपने ही कल मैं यहाँ पे कराची में था, मेरे एक स्टूडेंट ने अरसलान ने भेजी कि खलील उमर कमर के साथ बैठा हुआ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उन तक तो आज तक मैं भी नहीं पहुंच सका शायद, तो वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो निकलेगी आपका ना पहुंचना आपके लिए आफियत के बायस है। खैर मैं उसमें कह रहा हूँ कि जो बच्चे बहरहाल इसमें सीख रहे हैं तो इसमें भी अगर इदारे अपने आप को अडेप्टेबल करें तो मैथ्स कम्युनिकेशन से भी बेहतर नताइज पैदा किए जा। असल में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना बड़े मामलात बड़े डिफरेंस हैं। मुझे नहीं पता कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है, बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और इस तरीके और हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे ये है कि असल में एक बहुत बड़ा गैप है। गैप इस तरह से है कि जो टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो मोस्ट सीनियर टीचर्स हैं, वो बेसिकली जिस टाइम पे उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने प्रैक्टिस किया है, उस वक्त कोई कन्वर्जेंस का दौर ही नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी 2000 से पहले की उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस है। अब वक्त के साथ साथ ज़ाहिरी बात है उनकी एज भी बढ़ती गई और उनका एक्सपीरियंस भी लिमिटेड हो गया क्योंकि उन्होंने फील्ड को छोड़ दिया और फिर वो पढ़ाना शुरू हो गया। तो अब कन्वर्जेंस जब आई है मीडिया के अंदर 2000s में, जब आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ना शुरू हुई, कंप्यूटर्स आना शुरू हुए, इंटरनेट एकदम से जो है वो बूम कर गया, तो उसके बाद जो एडेप्टेबिलिटी थी टीचर्स की वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो अब जो मुझे एक बहुत बड़ा गैप नज़र आता है वो ये आता है कि अब देखिए मीडिया की अगर हम शक्ल देखें तो अब तो ब्रॉडकास्ट मीडिया आप देख लें, प्रिंट तो ऑलमोस्ट कहाँ चला गया, कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, अगर कोई है भी तो शायद कोई बूमर पढ़ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा ये है कि अब गैप ये है कि एक नया बच्चा है वो जिस चीज़ से इंटरेक्ट करेगा ना और जहाँ देख रहा होगा कि उसकी एक एस्पिरेशनल वैल्यू वैलिड है
कि वो उससे कुछ कमा सकता है, वो वहाँ से फेम हासिल कर सकता है, वो उसी चीज़ की तरफ जाएगा। अब ये हालात हैं कि बच्चा यही देखता है कि भाई सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर अगर मैंने कोई भी अपनी एक्सपर्टीज़ बना ली तो मैं अपने आप को कामयाब कर सकता हूँ। अब अलबत्ता गैप यूँ आ गया कि वो टीचर्स उस चीज़ को सही तरीके से पढ़ा नहीं सकते, और जो नई इंडक्शन है वो भी जो है ना वो सही तरीके से हो नहीं पा रही है, तो एक गैप जो है वो मेंटेन रह रहा है, बढ़ रहा है। ये पूरा मुकदमा रख दिया। मुझे इनकी बात से याद आया, जब एमफिल हमने शुरू किया तो मैं तो फिर चला गया था लंदन पढ़ने के लिए, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो हमारी एक टीचर थी, वो लाइन उनका नाम नहीं लेते, इनको पता ही है। तो उन्होंने क्लास में आके कहा कि जी मैंने तो ये देखा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो लड़कियों के साथ हरासमेंट होती ही होती है ना। तो मैंने हाथ खड़ा कर लिया। मैं सुबह सुबह का वक्त, मैंने कहा कैसी बातें कर रही हैं। मैंने कहा देखें ये तो आप जनरलाइज कर रही हैं कि सब जगह नहीं होता। फिर सेकेंडली कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किस्से हैं, आप अपनी कराची यूनिवर्सिटी के देख लो, उन दिनों चल भी रहे थे एक दो, तो वो नाराज़ हो गई। तो मैंने कहा देखें हमें तो मीडिया में यही सिखाया जाता था कि आपको ऑब्जेक्टिवली चीज़ को समझना है और इस तरह से किसी को लेबल नहीं करना। तो कहलिए आपको क्या पता मीडिया का। मैंने कहा मैं काम कर रहा हूँ 3-4 साल से न्यूज़ रूम में, आपने कितने बार न्यूज़ रूम में काम किया? तो ये बात मैंने लोग क्या कर रहे हो, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, मुझे क्लास से निकाल दिया। फिर बाद में पता चला उन्होंने कभी काम नहीं किया था न्यूज़ रूम के अंदर। ये बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है कि अच्छा वो यही बात है कि जब आप टीचर्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखें, बच्चे का पहला इंटरेक्शन अपने टीचर से होता है जब भी वो किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा। वो तो जो भी होप लगा के बैठा है, वो यूनिवर्सिटी तो सिर्फ एक जगह है, ठीक है, वो जिससे होप लगा रहा है कि ये मुझे सिखाएगा, ये मुझे कुछ बनाएगा, वो टीचर है। अगर टीचर इतना केपेबल है और इतना अपडेटेड है तमाम चीज़ों से, तो वो आसानी से बच्चे को जो है वो अपनी तरफ राग़िब नहीं, बिल्कुल टीचर का यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नजम भाई, वो जिस टीचर ने क्लास से निकाला और जिससे आपने बहस की थी, ग्रेड क्या दिया उसने? मैं तो छोड़ देना एमफिल में। अच्छा, वो कंप्लीट ही नहीं किया, मैं तो लंदन चला गया। उनकी बदुआ से। तो क्या नहीं, दुआ से, वो दुआ मैं दुआ से शिवलिंग वालों का नजरे कर रहा हूं। ऐसे भी बहुत पाकिस्तान छोड़ के एमक्यूएम लंदन चला गया। ये खाली ये मेटाफोरिकल बोल लो भाई, क्या भी आजकल एमक्यूएम लंदन को उठा भी लेते हैं यहाँ पे ना। बस ये क्लिप इनकी रील काट लेना भाई, एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान। अच्छा, मुझे ये बता दें हमारा पंजाब की जामियात का उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैथ्स कॉम जो आपने पढ़ा, एमफिल भी किया, पढ़ा भी रहे, तो वहाँ पर जो वसाइल हैं यानी रिसोर्सेज हैं, उनकी क्या सूरत हाल है? क्योंकि कराची का जो मैथ्स कॉम का डिपार्टमेंट है, ये बेहतर बता सकते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला ये था कि वहाँ पर जदीद वसाइल नहीं है, कैमरा, माइक, कुछ भी नहीं होता, सन्नाटा धुल रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं, सरकारी यूनिवर्सिटी में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैं सबकी बात जनरलाइज नहीं करता अगेन, लेकिन ज़्यादातर में प्रॉब्लम ये होता है कि इक्विपमेंट कम होता है ना, तो आप इशू कराएं, बारी नहीं आ रही, और फिर इतने महंगे कैमरे लेने के पैसे नहीं होते थे। अब तो मोबाइल में चला गया सारा काम। तो आप बताएं, आपने जो पढ़ाया तो उसके अंदर वहाँ पर नहीं, वहाँ पर भी बस इनिशियल उसमें था, तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था। शोर करने के बाद हल्का सा कोई ट्राइपॉड वगैरह दे दिया। बाकी सेल्फ लर्निंग होती है, खुद जिन्होंने कैमरे ले लिए वो बेहतर, उसी मतलब स्टूडेंट लाइफ में जिन्होंने कैमरे लेके काम करना शुरू कर दिया वो आज बेहतर पोजीशन के ऊपर है, वो सारा कुछ। अच्छा, मैंने आपसे टीचर का सवाल किया था, वो मैंने बड़ा वो सोच समझ से किया था कि टीचर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमें लाइक क्लास पॉडकास्ट में हम लोग बैठे हुए थे, हम उसमें ना हमारा वो था स्कूल का एलुमनाई डिनर था, उसी दिन ही हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे। तो आपको हम इस टाइम खैर यहाँ पे स्कूल के अंदर ही बैठ के बात कर रहे हैं। स्कूल टीचर की जो मेमोरी थी आपके साथ, वो अच्छी थी कि बुरी थी? मैं खैर उससे पहले अपना पर्सनल बता देता हूँ। मुझे अपना कोई भी स्कूल का टीचर बिल्कुल भी ना पसंद है, ना मुझे याद आता है, ना मैं, बहुत से लोग बात करते हैं कि मैं स्कूल में वापस जाना चाहता हूँ। मैं अपने स्कूल में बिल्कुल वापस नहीं जाना चाहता यार। आपके क्या तासुरात हैं? ये सबका ऐसा ही होता है या ये मेरे साथ ही हो रहा है? बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि उनका एक नॉस्टैल्जिया है विद द स्कूल, बट मैं अगर बोलूं तो मेरा सबसे अच्छा टाइम यूनिवर्सिटी था। हाँ, और सबसे अजीब टाइम मेरा स्कूल था यार। ये सेम चीज यार, ये मुझे भी बहुत मुस्कुराए जा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे भाई साहब। मैं स्कूल गया नहीं, मैं 8 क्लास तक घर पे था, होम स्कूलिंग की मैंने, और मैं अपने बच्चों के साथ भी वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, घर पे पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो मैंने फर्स्ट टाइम जिंदगी में स्कूल जब देखा ना, तो वो 8 क्लास में देखा था। तो उसके बाद अच्छा मेरे साथ उल्टा मसला हो गया था, क्योंकि मैं तरसा हुआ था, स्कूल गया ही नहीं था। मेरे सारे जो दोस्त थे वो थक चुके थे वो स्कूल आके, तो मैंने क्लास में जाके वो अन्नी मचा दी और मैंने पूरे सेकंड में टॉप कर लिया, क्योंकि मैंने अब्बा ने किया कि भेजा नहीं था, वो भेजा नहीं तो मुझे पढ़ने की तो बस या तो 8वीं तक बंदा स्कूल ना जाए, या फिर ना बस ये बड़ा वो है। अच्छा, देखिए हमारा तो ऑफ द स्कूल का आइडिया भी यही है ना। आपका तो माशाल्लाह बड़ा यूनिक है। हमने अभी इंशाल्लाह हम ऐप अपनी लॉन्च करेंगे ना, तो बच्चे जो घर पर हैं वो हमारे पूरा कोर्स फ्री ऑफ चार्ज अवेल करके पढ़ सकते हैं। बस चैलेंज होम स्कूलिंग में ये है कि आपके पेरेंट्स और घर का माहौल ऐसा हो कि जहाँ पर तालीम और तरबियत की कोई बात हो रही हो, कोई सिखाने वाला हो। अच्छा, वैसे होम स्कूलिंग में जो दूसरे चैलेंजेस होते हैं, या बहुत सारे लोग इस पे कंसर्न का इजहार करते हैं कि बंदा स्कूल में जो बहुत सी चीज़ें देखता है कि हाँ जी, वो जो सारी चीज़ें कि प्रेशर हैंडलिंग और डिसिप्लिन और टीचर और सोशल इंटरेक्शन और एक्सपोजर, वो वाली सीरीज मैं एक वर्ड में जवाब दूं तो बकवास है ये।
बच्चे सीख यार, जाते हैं। हाँ, अल्लाह ने हम लोगों को ऐसे बनाया इंसानों अच्छा। को कि आप जब सोशलाइजेशन करना शुरू करते हैं सीख जाते हैं। तो मुझे ये एडवांटेज है कि जो हम एक जब भी शुरू करें सीख जाते हैं। हाँ, मजहबी खानकाई फैमिली, मस्जिद जाना, मदरसे आना जाना, घर में बहुत लोग आते तो थे। हो गया ना आपका हाँ, सोशल एक्सपेरिमेंट सोशल हो गया। लेकिन ये मैंने देखा है कि बच्चे अगर सब मेरे कोलीग हैं बिलाल फारूकी, उन्होंने भी यही किया, अपने बच्चों को घर में पढ़ाया, फिर बाद में वो फिर स्कूल ओ लेवल्स में गए, क्योंकि वो इंग्लिश भी सब लोग घर में बोलते हैं फर्स्ट लैंग्वेज की तरह, तो उनका भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो उसमें सोशलाइजेशन में ये है कि आप तो देखिए ना, बहुत सारे रास्ते खुले, एकेडमीज खुल गई हैं, आप समर कैंप में डाल दें और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए भेज दें। अगर देखें उसको घर के अंदर वालदैन से ज़्यादा ना कोई दर्द लेके नहीं पढ़ा सकता। उसमें बट यू कैन हैव अ ट्यूशन टीचर। आप ट्यूशन टीचर बना लें, आप मोहल्ले के अंदर 5-6 लोग मिला के पढ़ा लें। बल्कि अब तो मैंने वो सुना या पढ़ा कहीं कि इलॉन मस्क वगैरह के बारे में, वो तो बहुत अमीर लोग हैं, तो उन्होंने भी अपने बच्चों को घर में पढ़ा रहे हैं, अपने घर के अंदर अपना स्कूल बना लिया। ऐसे लोग काम कर रहे हैं कि अपने मोहल्ले की सतह पे ना कुछ बच्चों को जमा करके कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं। नहीं, अच्छे। और इसमें वालिदैन की शायद मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगे, और बल्कि बहुत से वालिदैन तो इस मेहनत से छुटकारे के लिए या बच्चों से जान छुड़वाने के लिए भी स्कूल भेजते थे कि यार निकलो जरा। खवातीन, हालांकि कोई खातून हमारे पॉडकास्ट में नहीं है तो माजरत के साथ हम नुमाइंदगी नहीं कर सकते उनकी, लेकिन एक इल्ज़ाम लगा सकते हैं, वो ये कि खवातीन ज़्यादा पुश करती हैं। मेरी बीवी भी पुश करती है कि स्कूल भेजो, थोड़ा सा जान छूटे, सुकून का टाइम मिले। बच्चे जो है ना, दे गेट ऑन माय नर्व्स। असल में पाकिस्तान बड़ा चैलेंज है ये। अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से सबसे कम एज में स्कूल्स भेजने वाले मुल्कों में हम शुमार होते हैं। मतलब 2.5 साल से 2.5 साल का बच्चा। भाई ये वैसे बात की तस्दीक इसलिए हो रही है कि मैं जो बिटर अपनी मेमोरीज का इजहार कर रहा हूँ, तो वो आई थिंक वही वाला सारा है ना कि यार हमें छोटी सी उम्र में सुबह सुबह वो जो है सड़े हुए टीचरों के पास भेजते थे। मेरी एक कोलीग दोस्त है फातिमा ज़ैदी, दफा उन्होंने मुझे कहा कि मैं सोचने लगी कि मेरे अम्मा अब्बा सुबह उठा के क्यों मुझे भेज देते थे, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, और मुझे सोने ही देते कम से कम। वो सुबह उठा के सड़े हुए टीचरों के पास, जिन्होंने खुद को खास नहीं पढ़ा हुआ, जो आगे जनाब घर से लड़के आए हुए और आगे मारे चले जा रहे हैं, जिनसे हमने कुछ सीखा है, जिनकी हमें बिल्कुल याद नहीं आती, और जिस लाइफ में हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते। बहुत से लोग कहते हैं यार मैं स्कूल लाइफ में वापस जाना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता स्कूल लाइफ में। मेरी यही लाइफ अच्छी है यार, जिसमें थोड़ा सा इख्तियार है, बंदे का सोचने का खुद पैमाना है कि मैं क्या डिसाइड कर सकूँ। यूनिवर्सिटी के टीचर बहुत याद आते हैं, वो अच्छे हैं, उनसे कुछ सीखा है, लेकिन स्कूल के बिल्कुल वही वाली जो जाती है ना, यूनिवर्सिटी के टीचर में तो दोस्त होते हैं हमारे। बिल्कुल ऐसी एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। कराची के टॉप क्लास के मैथ्स के टीचर, नाम ले लूँ, अब वो हयात नहीं है, नाम इसलिए तो टॉप क्लास के टीचर। तो इत्तेफाक ये हुआ कि किस्मत अच्छी थी, पढ़ने वाले हम थे, तो हमारी अच्छी परसेंटेज आ गया, हमें मौका मिल गया। तारीफ करने लगे तो नाम ले नहीं, बस वो क्रीम लेते थे। एक मकसद ये था कि वो कराची की टॉप क्रीम उनके पास पढ़ने के लिए जाती थी, और उनके मुख्तलिफ बैचेस होते थे। अगर आपकी और 80s अगर आपकी परसेंटेज नहीं है तो आप भूल जाएं कि आप उनसे पढ़ सकते हैं। पहली तो ये थोड़ी सी अजीब बात थी कि भाई अगर आप एक अच्छे बच्चे को ही पढ़ा रहे हैं तो फिर उसकी तो एक कैलिबर वैसे ही हाई है। ये तो बिल्कुल मुझे इत्तेफाक हो गया और मैं वहाँ चला गया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। एस्पिरेशन तो थी कि भाई कुछ करना है। अब्बू ने भी भेज दिया कि भाई टॉप क्लास में जा रहा है, हो गया, वो भी खुश। तो मेरी लाइफ का मैं बताता हूँ, किसी टीचर से अगर वर्स्ट तरीन एक्सपीरियंस रहा है ना, तो वो वही था कि मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम्स में मैं फंस गया। उनका एक क्राइटेरिया होता था कि अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप वो घर से करके लाएं, अगर घर में भी समझ नहीं आ रही है तो आप मेरे पास आ जाएं। अच्छा ठीक है, मैं क्लास में बैठ गया, वो क्लास में अपना काम करा रहे थे। उसके बाद वो सबमिशन करानी थी जो उन्होंने होमवर्क दिया था, मैं वो करके ले आया। मैंने सोचा कि जितना मुझसे नहीं हुआ वो मैं उनसे जाके पूछ लूँगा। मैं वहाँ बैठा रहा, तकरीबन उनके घर में ही वो क्लास होती थी, वो ऊपर चले जाया करते थे। तो कोई तकरीबन आधे पौन घंटे बाद वो वापस आए। उनको शायद लगा कि वो काम मैंने कर लिया, जबकि मुझे तो पता ही नहीं था कि वो होना कैसे, वो तो मुझे उनसे पूछना था। मैं उनके पास वो किताब लेके चला गया। आप यकीन करें, वो एक जो रिएक्शन मैंने अपनी लाइफ में देखा, मैंने आज तक किसी से नहीं देखा कि उन्होंने वो मेरा रजिस्टर उठाया है, उन्होंने बोलना शुरू किया, उनके मुंह से थूक निकल रहा था, उन्होंने रजिस्टर मेरे मुंह पे मारा, वो मेरे मुंह से लग के पीछे चला गया। तो 2 मिनट के लिए तो, और उन्होंने मेरे माँ बाप के हवाले से कि वो पैसे दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। मैं एकदम सख्ते में आ गया कि मैं यहाँ एक मैथ्स की प्रॉब्लम पूछने के लिए आपसे आया था, मतलब ये क्या कर रहे हैं। और उसके बाद मैं बस घर गया हूँ, मैंने अब्बू से बोला है कि मैं यहाँ जाऊँगा। इन्होंने सही बयान किए, छोटे छोटे जुमले इतना इम्पैक्ट डालते हैं। हमारे भी ना 7th क्लास एक टीचर थे, वो उन्होंने उसी उम्र में हमें कहना शुरू कर दिया, तुम लोग बस खाए जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो, बस इस तरह करके। मैं आपको सही बताऊं, मैंने घर में खाना कम कर दिया उसी एज में, 7th क्लास में पढ़ता था। इतना उन्होंने कहा, नहीं तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम नालायक हो, तुम माँ बाप का पैसा। ट्रॉमा है किसी के लिए भी। वो मेरे वालिदैन, मुझे लगा मैं अपने वालिदैन में बड़ा जुल्म कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं उस कॉलेज में नहीं गया कि जिस कॉलेज में मेरे बहन भाई गए थे, और उसकी कंपैरेटिवली ज्यादा फीस थी। मैंने कहा मुझे महल्ले के स्कूल कॉलेज में करवा दो। ये बड़ी अहम बात है कि वो बड़ी एकदम कच्ची उम्र होती है, वल्नरेबल होते हैं बच्चे। तो उसमें आपने एक बात तो की मारने वाली ना, तो हमने उस पर कई दफ़ा बात की भी है पॉडकास्ट में कि यार ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे मदारिस हों, हमारे चाहे स्कूल हो, कोई भी तालीमी इदारा हो,
आपको मारने का हक नहीं होना चाहिए, और उसमें एक अलग बहस निकल जाएगी। लेकिन इसमें मैं अपने ऑफ द स्कूल के जो टीचर्स हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप लोगों के लिए भी इसमें वैसे मेरा लेसन है कि इस तरह के टीचर ना बनेंगे जो आगे बच्चों के लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस लेके आए। मैं थोड़ी जिनके बारे में 10 साल के बाद कोई बच्चा आपका पॉडकास्ट में बैठ के जो है वो कह रहा हो कि मुझे टीचर से नहीं मिलना, मुझे नहीं पसंद। हम ऑफ द स्कूल में पढ़ते थे और टीचर ने बोला ऐसी बातें उम्मीद ना हो, तो हम लोग टीचर्स का भी ट्रेनिंग करते हैं, कोशिश तो करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये है कि मुझे अब मैं जरा दूसरी तरफ की भी बात करूँगा, साफी बैठे हैं ना, वो हाउ एवर के बाद कहते हैं नेवरदलेस। मुझे याद आ रहा है आप लोग की बातें सुन के, जब मैं स्कूल गया ना तो मुझे 3-4 टीचर्स के नाम याद आ रहे हैं। जैसे हमारी मिस शबाना थी, हमें साइंस पढ़ाती थी, सर यासिर हमें फिजिक्स पढ़ाते थे, और सर हसनैन हमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, इंग्लिश भी पढ़ाई उन्होंने, साइंस भी पढ़ाई। तो वो उनसे दोस्ती हो गई थी मेरी, और मैंने डेफिनेटली मैं 9वीं में था, 8वीं में था, मैट्रिक में था। तो कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि जो बड़ा इंस्पायर करते हैं। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि मैं फर्स्ट ईयर में आया ना, तो सर हसनैन जिनका नाम है, इंशाल्लाह उनको हम पॉडकास्ट में बुलाएंगे भी, सर यासिर को भी, सर हसनैन को भी। तो उन्होंने मुझे जो ना एक दफ़ा जान के छेड़ा अल्लामा इकबाल के हवाले से। उनको पता था मैं थोड़ा टची हूँ, शेर मुझे आते हैं, तो उन्होंने कहा अरे इकबाल बिल्कुल बेकार और ऐसा कुछ भी नहीं था। और मुझे गुस्सा दिला दिया उन्होंने। तो मैंने लड़ना शुरू कर दिया उनसे। उन्होंने कहा लड़ो नहीं, कुछ लिख के लाओ तुम। तो मैंने उनकी खार में अल्लामा इकबाल पर जाके किताबें खरीदी, उर्दू बाज़ार, उर्दू फिरोज़ुल-लुगात ली, कुलियात ली, पढ़ा, एक मजमून लिखा, उनको जाके दिखाया। तो उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा है, तुमने इसको अखबारों में भेजो। तो मैंने कहा नहीं सर ऐसा कैसा होगा, नहीं इत्तेफाक से नवंबर का पहला वीक है, डाल दो, हो सकता है छप जाए। वो 4-5 बड़े अखबारों में छप गया। तो कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं ना कि दे फोर्स यू टू गेट समथिंग। तो वैसे टीचर्स बने कि जिसमें ये ना हो कि आप उनका खाना छुड़ा दिया, देखें वैसे ही वो फायदे भी खाना स्मार्ट होगा आप खाना छोड़ के। ये स्कूल के टाइम की बात है कि मेरे ख्याल से आप भी शायद इस बात से इत्तेफाक करें कि कोई भी टीचर अगर जो पढ़ाता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, किसी भी लेवल के ऊपर, उसके लिए सबसे बड़ी बात या फिर उसकी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर उसका स्टूडेंट जो है ना वो उससे आके अच्छे से मिलता है, बाद में अच्छे अल्फाज से याद करता है और किसी काम के हवाले से, या सर मैंने मेरिटोरियस से पढ़ा, मेरिटोरियस स्कूल से, तो वहाँ तो कुछ टीचर्स की बड़ी अच्छी यादें, कुछ की ऐसी भी यादें हैं कि जिन्होंने मतलब मुझे याद है एक दफ़ा आपकी मेरा ट्रॉमा जो था, मुझे जो ना वो एक लालच हो गई थी फर्स्ट आने की क्लास में, क्योंकि कभी गए नहीं थे। तो जब फर्स्ट टाइम मैं स्कूल गया ना, तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त, अच्छा मेरे साथ ये भी हुआ कि मेरे अब्बा ने कमाल काम किया कि ज़िंदगी में पहली मरतबा 8th क्लास में भेजा, उसमें भी 1 महीना लेट भेजा। और पहले दिन स्कूल में भी मुझे लेट छोड़ के आया, असेंबली खत्म हो चुकी थी। वो हमारे अब्बा को स्कूल पसंद नहीं थी, तुम चलो टाइम जाया कर लो, जाके स्कूल में क्या सीखोगे वहाँ से। तो वहाँ जाके जब मैंने 1 महीना बाद स्कूल शुरू किया ना, तो मंथली टेस्ट के रिजल्ट्स आए, तो उसमें तो मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो मैंने पहली मरतबा तालियां बजते हुए सुनी ना, तो उसमें 3rd आया, 2nd आया, मेरा दोस्त 1st आया, वो बाद में सारे दोस्त बन गए। अच्छा हम तो थे मदरसे का माहौल के, हमने कभी तालियां बजते हुए देखी नहीं अपने लिए। उससे मुझे हुआ कि नहीं यार मैंने भी कुछ ऐसा करना है कि तालियां बजें। तो वो दिल पे लगी ना तालियां मेरे। अब वो आदत हो गई कि भाई पढ़ना है, फर्स्ट आना है। मैट्रिक के मिड टर्म में क्या हुआ कि मैं काम कर रहा था, मिड टर्म के पेपर में अपना लिख रहा था, तो मेरे साथ वाला एक बच्चा, मेरा दोस्त था, मुझे नाम भी याद आ रहा है, उमर सुल्तान। तो उसने कहा मुझे एक पॉइंटर दे दो, मैं भूल गया हूँ। तो मैंने इशारा किया उठा लो। इसके बाद दोबारा से मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो एक टीचर आया, उन्होंने मेरा पेपर छीन लिया। मैंने कहा सर मैंने क्या किया है? कहने लगे तुम्हारा पॉइंटर उसने कैसे उठा लिया। तो मैंने कहा उससे पूछें। तो मैंने तो कोई बात भी नहीं की, वो मेरा पेपर लेगा और ज़ाहिर है फिर मैं फर्स्ट नहीं आया, मुझे बड़ा उसमें रोना आया। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार ये फर्स्ट आके हमने किया क्या कुछ भी याद नहीं है कितने नंबर आते थे। लेकिन वो टीचर इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो बच्चों को जो है खाम में ट्रॉमा में डाल देते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। मैंने सर अपनी पॉडकास्ट जर्नी का आगाज़ किया, मैं ज़िंदगी की सबसे पहली पॉडकास्ट अपने फेवरेट टीचर को बुला के उनसे, क्योंकि मैंने तब तक पॉडकास्ट की नहीं जब तक वो आए नहीं। मैंने कहा आप आएंगे तो मैंने पॉडकास्ट करनी है। और वो बहुत अच्छे डॉक्टर फरासर रसूल, मैं हर जगह उन्हें कोट करता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखा। उनकी कई भी बातें जो है बहुत जगह पे करते हैं, वो हर वक्त मतलब याद रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इंस्पायरिंग। तो वो वैसे बिल्कुल एग्जांपल्स भी हैं। उनसे हमने एक और चीज़ भी ये सीखी कि असल टीचिंग और असल मेंटोरशिप जो है ना वो आउट ऑफ द क्लासरूम होती है। उन्होंने आउट ऑफ द क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर जाके हमें कैफेज में भी चाय पे ले जा रहे हैं, उस दौरान कितनी चीज़ें उन्होंने सिखा दी हमें। अच्छा इसमें एक और क्लासरूम एनवायरनमेंट बहस में अगर छेड़ूँ आप लोगों के सामने ना, मैंने ये देखा, जो मेरा 1 साल मास्टर्स का तजुर्बा रहा इंग्लैंड में जी, तो वहाँ पर मैंने सारे टीचर अच्छे देखे यार, मतलब इतने ईमानदार, वेल प्रिपेयर्ड। और मतलब देखिए अगर मैंने कराची में भी 2-3 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया भी है, अगर मैं उससे भी कंपेयर करूँ ना, तो वो एक बहुत किताबें पढ़ते थे वो। हमारे यहाँ टीचर्स में मैंने कमी देखी कि सारे नहीं, मतलब बहुत से किताबों से कोई ताल्लुक टीचर्स का ही नहीं होता, उनको खुद नहीं पता होता कि दुनिया में क्या चल रहा है। फिर वो ये आलम था उन टीचर्स का कि वो किताबें लिखते थे, उसके अंदर बावजूद हम्बल
कि ईमेल करो तो जवाब दे रहे हैं, और आपको अलग से टाइम चाहिए तो टाइम भी मिल जाता है। पाकिस्तान में डेफिनेटली हम जनरलाइज नहीं कर रहे, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स के पास टाइम लेना, क्योंकि हाँ ये टाइम देने वाली बात है ना, वही मैं कह रहा था, आउट ऑफ द क्लासरूम जो है, मतलब मुझे कॉफी पे ले जाते थे शाम में बैठे में, ये और कितना इंपॉर्टेंट है, हाँ गपशप चल रही है, तो उससे इतनी सारी चीज़ें सीखी। बिल्कुल। तो हम अच्छा इसमें, लेकिन दूसरी साइड ये भी है, ये विक्टिम भी है तो ये बताएंगे, वो पढ़ाते रहे ज़्यादा, कि हमारे उस्ताद को पे बहुत कम किया जाता ना, तो वो इतना ज़्यादा बेचारा वैसे परेशान है, उसको ट्यूशन भी पढ़ानी है, उसको अपने घर के लिए कोई साइड बिजनेस भी करना है। मेरे कुछ टीचर्स बड़े अच्छे हैं, वो प्रॉपर्टी के बिजनेस में चले गए। मैंने कहा सर आप लोग तो इतने अच्छे टीचर्स थे, तो अच्छा नहीं यूनिवर्सिटी के टीचर की बात कर रहे हैं, स्कूल के भी, स्कूल का तो मतलब बिल्कुल ही, तो स्कूल और यूनिवर्सिटी टीचर्स भी फिर भी कम से कम उनको ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कम से कम उसमें अंडरपेड तो बिल्कुल है, उनको वो नहीं है। ये हुआ है ना कि अब जो पिछले सालों में महंगाई हुई है ना, वो 3x 4x हुई है, तो उसके हिसाब से तो सैलरीज नहीं बढ़ी ना टीचर्स की। बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बल्कि खुद कहते हैं कि यार हम जो कमाते हैं, रिवाज है ये, वो तो कहते हैं खुला कि हम जो कमाते हैं वो रिस्पेक्ट ही है, पैसे वैसे इस फील्ड में है ही नहीं है। नहीं, कराची में तो रिवाज है कि यूनिवर्सिटी के टीचर भी कोचिंग में पढ़ाते हुए मिलेंगे आपको। अच्छा ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बस यूनिवर्सिटी के टीचर के पास लेकिन ये ऑप्शन है कि वो विजिटिंग फैकल्टी में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ा ले, कोई किताब लिख ले, कोई और बहुत सारे खैर काम कर रहे हैं, वो कानूनी में उसमें तो नहीं आते, लेकिन बहुत से लोग हैं वो थीसिस लिख के भी दे रहे हैं। एक चीज़ है जो आती है, वो ये है कि पेज तो चले अपनी एक जगह है, डिले वो बहुत ज्यादा मीडिया वाले क्रिएट कर देते हैं, वो तकरीबन उधर भी है। मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, आप तो मीडिया में भी काम किया और अलबत्ता मेरे साथ ही इधर भी तनख्वाह बड़े मजलूम आदमी हैं ये दो एक्सपीरियंसेस मेरे आते भी इतनी दूर से हैं, मैक्सिमम हमारे पास आ गए। मैक्सिमम एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा है, मतलब यूं समझें कि मैं जिस जगह के ऊपर काम कर रहा था, तो अगर मैं आपको एक छोटी सी समझने के लिए एक सिचुएशन पेश करूँ ना, तो मुझे जो मेरी पहली तनख्वाह मिली थी वो 1.25 साल के बाद मिली थी। 1.25 साल तक तनख्वाह नहीं दी? तो 1.25 साल तक मैं अपने ही पैसे, जी ऐसा होता है। तो ये इस तरह की चीजें, अच्छा अभी भी आप जाएंगे ना, आई एम नॉट द ओनली वन, देयर इज अ प्लेथोरा, मतलब आप जाके देखें तो अभी भी आपको बहुत लोग मिलेंगे, बहुत सीनियर टीचर्स हैं, बहुत सीनियर टीचर्स हैं, मतलब 50 क्रॉस हुए हुए टीचर्स हैं जो विजिटिंग पढ़ा रहे हैं, और विजिटिंग पढ़ाते हुए भी अगर आप अभी उनसे जाके पूछें तो IR के अंदर देयर आर टीचर्स जो अभी आपको बताएंगे कि 3 साल हो गए उनको विजिटिंग के पैसे नहीं मिले। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज के अगर कोई दूसरा टीचर्स पे काफ़ी बात कर लिया। आप बताएं आपने पॉडकास्ट जो पहला किया अपने टीचर के साथ, तो वो कौन सा साल था, वो कौन सा लम्हा तक आपको जो आपको ख्याल आया पॉडकास्ट स्टार्ट करने का? पॉडकास्ट 2022 में स्टार्ट किया था नजम भाई, उस वक्त इतने पॉडकास्ट नहीं थे, आजकल तो बहुत ज़्यादा सैचुरेशन भी है, तो हमने ज़रा अर्ली उसमें शुरू कर लिया था, उसका फ़ायदा हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और पॉडकास्ट शुरू करने के चंद एक मकासद थे, उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी था कि यार हमारे अगर देखें पिछले 5-10 सालों में इतने कीमती किस्म के हीरा किस्म के बुज़ुर्ग और शख्सियात ऊपर जा रहे हैं अल्लाह के बनाए हुए कानून के तहत, तो अगले 5 सालों में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनसे आप बाद में रिग्रेट करेंगे काश हम इनसे बात करते, इनके खैरात को सुनते। तो खैर अब ये बात आ गई है, तो मैं आपकी ऑडियंस की तरफ से जो है ना आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप अहमद जावेद साहब को इतना आपने जो है ना कंफर्टेबल करके यहाँ पर बिठाया। मैंने अहमद जावेद साहब को कभी भी इतने एक्सप्रेशन के साथ बोलते हुए, इतने जोश के साथ बोलते हुए नहीं देखा हुआ। उनका नाम सुन के यकीनन आप इंटायरली एक डिफरेंट जोन में चले जाएंगे। आपने सवाल और किया था, नहीं। तो हमारी जावेद साहब को भी हम पॉडकास्ट की दुनिया में ले आए। जी हाँ, पॉडकास्ट की दुनिया में लाना बड़ा ज़रूरी था। तो इस तरह के बहुत सारे मिनी अहमद जावेद जो है ना वो बैठे हुए बहुत सारे शहरों में, तो उनको भी कैमरे पे लाना और उनको एक्सप्लोर करवाना बड़ा ज़रूरी है। तो ये इस थॉट के साथ आए थे। बहुत अच्छी बात की आपने कि अल्लाह ताला ने सबको बुजुर्गान को हमारी ज़िंदगी दे, लेकिन इनसे मुस्तफ़ीद होना, इनकी बातों को जमा करना, रिकॉर्ड करना, आगे पहुंचाना लोगों तक बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी ज़िंदगी के बड़े सारे रिग्रेट्स में से है कि हमारे अपने बुजुर्ग जो है ना वो बहुत सारी बातें साथ ले गए हैं, बहुत से राज साथ ले गए हैं, बहुत सारी बातें हमें दूसरों से पता लग रही हैं, उनकी बहुत सारी डिटेल्स उनके पास थी जो कि मंजर यहाँ पर नहीं आ सकी। लेकिन अब ये बात अब आ गई है, तो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आज हम अहमद फौजान से मिलेंगे, तो यूट्यूबर और पॉडकास्टर नहीं है, लेकिन फिर भी डेफिनेटली वो जो जंगल में अगर 2-3 मजनू मिल बैठे तो उस तरह की बातें तो हो ही जाती हैं। अब मैं जो असल मौजू की तरफ आना चाहूँ ना, जिसके लिए आपको ज़हमत हमने दी यहाँ पर आने की खासतौर पर, तो आपने बात की बड़े लोगों की। जी। तो हमने तो ज़ाहिर है कि बड़े लोगों को देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ख्वाहिश करते हैं कि हमारे अगली नस्ल भी देखे बड़े लोगों को। आपने तो अपने घर में इतने बड़े लोग देखे, शायद ये लोगों को नहीं पता हो। मैं कहा आप छुपाते भी हैं डेलिबरेटली, नहीं छुपाते कि आपका हाँ जो आपके घर में इतनी बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं, मसलन अपने आप वालिद साहब को देखे ना, कितना बड़ा नाम है। तो अगर आप नॉट ओनली एज अ सन बट ये कि एज अ रिस्पॉन्सिबल
पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी कि उनके बारे में अगर हमें बताएं ना। नहीं बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, छुपाता मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन इसकी ना एक जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी आयत होती है। लोग उनका मतलब बेटा भी कहते हैं और उनका किसी का भतीजा हाँ, भांजा ये है कहते कि हैं, तो वो जो है ना हम कहते हैं कि यार हमारी भी ऐसे, हम उनके नाम में और काम में इजाफा तो नहीं कर सकते, खुदा ना खास्ता आप किसी उसका कोई धब्बे का बायस ना बन जाए कि उनका बेटा ऐसे कर रहा था, तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा उसमें रहते हैं कि नहीं, ये जिम्मेदारी है बड़े बहुत बड़े बड़ी। बड़े लोगों के बेटों में मैंने तो देखा है कि बड़ी होता है कि तो जिम्मेदारी ना वो फील ज़्यादा करते हैं। जी हाँ, तो वालिद साहब जो हैं वो अब्दुल गफ़ार अजीज़ साहब, बहुत से लोग उनको जानते होंगे। महादत दीनी कतर की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से उन्होंने 8 साल वहाँ पर ज़ेर तालीम रहे। अल्लामा यूसुफ़ अल करज़ावी साहब के क्या बात। शागिर्दों में से करीबी और बड़े अजीज़ शागिर्दों में से थे। वहाँ पे बोर्ड टॉप किया, अखबारों में तस्वीरें भी आई उस ज़माने की, और उन्होंने बल्कि बड़ी आपसे, बल्कि मुझे याद आया अभी जो आपने स्टोरी नहीं बताई कि तालियाँ बजते हुए देखी, ऐसी ही कहानी हमने उनसे भी सुनी थी कि उनकी अच्छा। स्कूल असेंबली हुई तो वहाँ पर एक बच्चे को जो है वो फर्स्ट पोजीशन का अवार्ड मिला, और उन्होंने बाद में पूछा ये कौन था, तो वो शायद कोई पाकिस्तानी ही था। उन्होंने कहा अगर ये टॉप कर सकते तो मैं क्यों नहीं। वाह। उसके बाद से 4 सालों में उन्होंने टॉप किया और कतरी वहाँ से स्कॉलरशिप भी लिया, और उसके बाद से जब उनका फाइनल ईयर था तो उस ज़माने के जमात इस्लामी के अमीर थे काजी हुसैन अहमद आमद से बहुत से लोग जी जानते होंगे। जी। वो कतर गए हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि ये लड़का कौन है, और तो उन्होंने किसी ने बताया कि हकीम अब्दुर्रहमान अजीज़ साहब के बेटे हैं। तो हकीम साहब हमारे दादा वो भी जमात इस्लामी के थे, तो उन्होंने फ़ौरन आके काजी साहब ने इनसे बात की कि अपना बेटा जो है वो इधर। तो उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल, तालीम ख़त्म करते ही यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसी असना में उनके बहुत से क्लास फेलोज़ थे, उनमें से कोई अल जज़ीरा में जा रहा है, क्योंकि वो बहुत एक अच्छी यूनिवर्सिटी थी, मतलब एक दुनियावी और दीनी तालीम का ना एक बड़ा खूबसूरत एक इम्तिज़ाज जो कि करज़ावी साहब ने खुद अपने थॉट के तहत बनाई क्या थी, बात है, कायम की करदावी थी। साहब कितने बड़े आवर शख्सियत है। बहुत बड़ी शख्सियत, और खैर उन पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो वो तो वालिद साहब को भी अपॉर्चुनिटीज़ थी अल जज़ीरा की भी और बहुत से और भी, लेकिन बहरहाल जो एक मिशनरी एक जज्बा था, एक तहरीकी जज्बा था, और एक जो उनका एक कॉज था, एक नज़रिया था, उसकी बेस के पर उन्होंने जमात इस्लामी के अंदर बाकायदा ज़िम्मेदारी पे फ़ॉरेन अफेयर्स के डायरेक्टर रहे, और 21 साल तक उसके ऊपर रहे। लेकिन मिडल ईस्ट एक्सपर्ट के तौर पे अल जज़ीरा के साथ भी मुंसलिक थे, आर्टिकल्स उसमें लिखते थे, अरब मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका आना होता था। अभी हम गुज़िश्ता 2 हफ़्ते पहले कतर गए थे, तो वहाँ पे बहुत हमें तो लगा उनका असल मुल्क यही है। कदम-कदम पे लोगों ने इतनी इमारतें दिखाई वहाँ पे। पाकिस्तान में अच्छा उसमें रिसेंट एक वाक़या हुआ, ख़ैर मैं फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड थोड़ा-सा कह रहा हूँ। वालिद साहब 2020 में उनका कैंसर के वजह से इंतकाल हो गया। मार्च में कतरी फ़ॉरेन सारा अफेयर्स क्योंकि डील करते थे, मार्च 2020 में कतरी सफ़ीर का अलविदाई डिनर था इस्लामाबाद में। तो इत्तेफाक से मैं भी इस्लामाबाद में था, तो उन्होंने मुझे भी बुला लिया कि तुम भी आ जाओ, सरीना में चले गए। तो मैं भी उसमें चला गया, नंबर्स वगैरह एक्सचेंज हो गए। तो कतरी सफ़ीर से जो पाकिस्तान में थे, मारूफ़ कतरी सफ़ीर, कतरी ख़त से अगर आप रिलेट कर पाएँ वो वाले, तो उनका नंबर वगैरह एक्सचेंज हो गया, राब्ता रहा। तो वालिद साहब के इंतकाल के बाद भी उनसे फिर काफ़ी राब्ता रहा, बातचीत रही। तो अभी उन्होंने हमें डिनर पे बुलाया, तो उन्होंने बहुत सारी डिटेल शेयर की कि आपके वालिद साहब जो हैं वो हर वक्त इधर लगे होते थे। इधर इशारा किया तो अल जज़ीरा की बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी कि हम हर वक्त उन्हें देखते थे, और यहाँ पे मतलब अरब वर्ल्ड के अंदर वो बतौर सेलिब्रिटी बाज़ारों में वहाँ जाने जाते थे, बहुत ज़्यादा लिखते थे, और उनका बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। और मिडल ईस्ट के साथ, इस्लामी तहरीकों के साथ, इख़वान के लोगों के साथ, डॉक्टर मुर्सी के साथ जो कि मिस्र के थे, तैयब अर्दोगान साहब के साथ, इन सब से और मशरक़ वस्ता से वो कनेक्शन थे पाकिस्तान का। मुजीबुर रहमान शामी साहब, या पाकिस्तान में बहुत से इस लेवल के जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस इशू के ऊपर या मिडल ईस्ट से रेलिवेंट किसी भी इशू के ऊपर जब अपना शो करना होता था, तो वो वालिद साहब को ज़रूर कॉल करते थे। उन्होंने आके बोला भी कि हमारा बहुत बड़ा राब्ता कट गया है पूरी मिडल ईस्ट के से और इससे। तो ये उनका थोड़ा-सा एक मुख्तसर सा वो तारुफ़ था, बहुत से लोग खैर पहले भी जानते हैं। जी, जी, बिल्कुल जानते हैं। और उनके बारे में जो हमारे दोस्त बात कर रहे थे उस दिन, कि बड़ी ख़ास बात ये थी कि वो अरब दुनिया को अपने पर्सपेक्टिव से, ओरिजिनल पर्सपेक्टिव से देखते थे, वो तर्जुमों पे निसार नहीं करते थे। क्योंकि जी, हमारे यहाँ बिल्कुल। तो बड़े-बड़े तज्ज़िया निगार हैं, वो मिडल ईस्ट के बारे में जब बात करते तो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पढ़ ली, या फिर गार्डियन में छपने वाला कॉलम है उसका तर्जुमा किया, और फिर ये देखा कि भाई कि यूरो सेंट्रिक अप्रोच क्या है, जी यूरोप हाँ। कैसे देख रहा है, अमेरिका कैसे देख रहा है, जी, कनाडा जी, कैसे देख बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है कि वो ज़बान जानना, कल्चर जानना, और उस सोसाइटी को बिल्कुल रूट्स से जानना, जी, तो और फिर वो तज्ज़िया हमारे सामने लेके आना। तज्ज़िया वो तर्जुमे के बजाय तर्जुमानी करते थे हर वाह! चीज़ की। तो ये डॉक्टर यूसुफ़ अल करज़ावी साहब ने, अल्लामा यूसुफ़ अल करज़ावी साहब ने एक तंज़ीम बनाई थी 2000 ग़ालिबन 12 में 13 में, डेट थोड़ी जाके पीछे हो रही है। इस्लामिक यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स, पूरी दुनिया के स्कॉलर्स इकट्ठे किए थे, बहुत सारे जय्यद।
उसका जनरल सेक्रेटरी बनाया था इनको, वालिद साहब को। उनके साथ फिर उसमें भी बहुत रहा। अभी वो डॉक्टर अली करदागी साहब उसमें हैं। तो उसके बड़े सेंसिटिव किस्म के बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी, और बहुत से ममालिक में बहुत सी चीज़ें नहीं हो सकती। आपको पता है कि यूसुफ करदावी साहब का ताल्लुक भी मिस्र से था, लेकिन वो कतर में मुकीम थे। अच्छा, कतर का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है वैसे नजम भाई, आपको मौका मिले ज़रूर मेरा विजिट अगला कीजिएगा। सवाल ये था, आपका कतर का विजिट कैसा रहा, क्या देखा आपने, कुछ वहाँ के हाँ, बताया बड़ा ना, अच्छा है उसमें। सफरनामे की तरह बताया मैं। हाँ बिल्कुल, उसमें तो उसमें आप कतर का रोल देखें ना, तो अल जजीरा भी हमें कतर में नज़र आता है, हमास के लोग भी हमें वहाँ नज़र आते हैं, अफगानिस्तान के अगर लोग का मसला हो गया उनके मुज़ाकरात भी कतर में हो रहे हैं। तो बड़ी एक इस्लामिक फ्रेंडली एक आप कहें ना इन्वायरमेंट जो कि चीज़ों को कनेक्ट करता है। अभी जंग बंदी का माहिदा वो अमीर कतर वज़ीर आज़म कतर अनाउंस कर रहे हैं, तो कतर का एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल नज़र आता है। और फॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप की वजह से जो है ना उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है, दुनिया ने भी उनको बड़े तेज़ी से उससे देखा। तो एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर शुक्र है कतर जैसे ममालिक मौजूद हैं जो कि एक मीडियम का भी किरदार अदा करते हैं, कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा है। तो वालिद साहब के बहुत से दोस्तों से मुलाकात भी, जाने का मकसद यही था कि वालिद साहब के जो दोस्त हैं ना उनसे, बल्कि हम रिग्रेट करते काश हम 2 साल पहले आ जाते, तो करजावी साहब से मुलाकात हो जाती, इस्माइल हानिया साहब से मुलाकात हो जाती, और भी। लेकिन अभी भी दर्जनों हम ऐसे लोगों से मिले। ये तो बदकिस्मती है बहुत बड़ी कि हमें जवानी में ही उनको खोना पड़ा, लेकिन ये अल्लाह का मतलब एक उसमें था कि बहुत से ऐसे दोस्त जो वालिद साहब के दोस्त जो वालिद साहब की शादी में शरीक थे, वो हमारी शादी में भी शरीक हुए, जो बहुत से कतर में उनको रिसीव करके सारा कुछ वो करते थे। तो वही सारे दोस्त अपनी जवानी में और अच्छी सेहत में हमें मिले, और उन्होंने सारी वो जगह हमें बताई, दिखाई और बताया उनके बारे में यहाँ क्या क्या कुछ हो रहा है। तो हम बहरहाल चाहते हैं, हमें बहरहाल बासिल भी था मेरा छोटा भाई, हम साथ थे, तो हम बहरहाल कुछ करना चाह रहे थे कि इसको कैसे इसको लेगेसी को आगे लेकर चलें और डॉक्यूमेंट हो, कुछ जो उनके तासुरात है, ख्यालात है, हम तक पहुँचे। सही है, क्योंकि देखिए कतर का आपने बताया कि कितना इंटरेस्टिंग रोल है, लेकिन हैविंग सेड दैट वहाँ पर फीलिंग क्या आती है पैलेस्टाइन में जो तबाही हो तो चुकी है, उसको तो कैसे अंडू किया जाए। वो यूएन भी गालिबन ये कहते हैं 15 साल लगेंगे कम से कम इसको रीबिल्ड करने में। तो वहाँ के लोगों का क्या तासुर था इस पूरे जंग के हवाले से? कतर के लोगों का नहीं, वो वहाँ पे हमने बड़ा पक्का फीलिंग देखी। वहाँ पे आप रेस्टोरेंट्स पे जाएं, आपको बड़ा बाइकआउट होता हुआ विजिबली नजर आएगा। अच्छा, लोगों ने पिज़्ज़ा हट जाना छोड़ा हुआ है, हर गली में पैलेस्टाइन के झंडे लगे हुए हैं, कीरिंग पैलेस्टाइन के बिक रहे हैं। हर हफ्ते को मुतय्यन दिन के ऊपर प्रोटेस्ट ज़रूर होता है वहाँ पे। प्रोटेस्ट का हमारे यहाँ बड़े बातें होती हैं, लेकिन आयरलैंड में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, कतर में हर हफ्ते को आवाज़ उन्होंने बराबर बुलंद की है। उसमें लिबरल्स भी हैं, उसमें इस्लामिस्ट भी हैं, उसमें राइट लेफ्ट सारे के सारे। तो पूरी की पूरी सॉलिडारिटी थी, और जाहिर है वहाँ पे काफ़ी लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा मुझे एक बात बताया ना कि जब हमारे पॉडकास्ट में हमारी एक दोस्त आई भी थी आमना नासिर, उन्होंने बताया कि वो, बल्कि मैंने देखता भी था उनके वो सोशल्स पे कि हर हफ्ते वो प्रोटेस्ट में जा रही थी, ये भी जानते हैं उनको। तो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे, पाकिस्तान में वो सेनेटर मुश्ताक साहब उनकी बीवी बच्चों को सबको उठा के जो इस्लामाबाद पुलिस अंदर डाल देती है। तो ये कितना इंटरेस्टिंग मुल्क है पाकिस्तान की दुनिया में, मतलब जिसे हम सो कॉल्ड नॉन इस्लामिक कंट्रीज कहते हैं, विच इज़ इट ऑल टुगेदर एब्सर्ड थिंग। और नॉन इस्लामिक कंट्रीज क्या होती हैं बाय द वे, वहाँ पर जो है जाकर हम देख रहे हैं कि इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर हफ्ते प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और बिल्कुल सिटी सेंटर्स में हो रहे हैं, और वो टॉलरेट कर रही हैं गवर्नमेंट्स, वहाँ की सोसाइटी। और हमारे यहाँ वो बताते हैं कि डी चौक जो है बड़े अहम लोग गुजर रहे होते तो बंद नहीं कर सकते। नहीं, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और बड़ा शर्मनाक मनाजिर थे। ओवरऑल स्टांस, खैर प्रोटेस्ट वगैरह हुए भी हैं, काफ़ी लोगों ने किए भी हैं, लेकिन स्टांस जो बनता था ना एक इस्लामी एटमी मुल्क का, वो मतलब एक मौके के ऊपर जब इसराइल भी जो है वो 2 रियासती हल के बारे में बात नहीं कर रहा, और जिसने जो है वो सारा इनिशिएट करना, तो आपको क्या जरूरत है वज़ीर आज़म साहब को वो लेने की। उससे पहले जो वज़ीर आज़म थे काकड़ साहब, उन्होंने अलग सा एक बयान दे दिया, कायद की पॉलिसी चेंज कर दी उन्होंने बिल्कुल ही, कि हमारा इस मसले से क्या ताल्लुक है, वो खुद ही वो करेंगे। तो ये बड़ी वो देखने में एक अनफॉर्चुनेट चीज़ें आती हैं। लेकिन ओवरऑल जो है ना वो पैलेस्टाइन इशू के ऊपर पाकिस्तानी कौम में मेरे ख्याल से शुरू में तो काफ़ी एहसास था, लेकिन बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता बाइकआउट के ऊपर भी लोगों ने सवाल उठाया, और यहाँ पे ऐसे हमारे यहाँ दानिश्वर भी पैदा हो जाते हैं कि क्या मिल गया लड़ भड़ के, और क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की, और 7 अक्टूबर करने की क्या ज़रूरत थी। तो आई थिंक हालात का गहराई से अगर तजिया करें तो आपको नज़र में आएगा 7 अक्टूबर अगर ना होता तो हो सकता है बहुत से आपके मुक़द्दस इस्लामी ममालिक भी जो है वो इसराइल को मकबूल और एक्सेप्ट करने के बड़े करीब आ चुके होते। वो यार जिसने हमला किया कुछ ना कुछ तो प्लान करके खैर किया होगा, पड़ेगा, मतलब चलें एक्सेप्ट करें ना करें, वो तो अपनी बदमाशी किए जा रहे हैं ना। जी। सवाल ये उठाते हैं हमारे दानिशवरान कि भाई कि आपके एक्सेप्ट करने से, आपके ना मानने से क्या फ़र्क पड़ रहा है इसराइल को? मान लो हाँ। खैर उन दानिश्वरों की दानिश्वरी आप किसी और पॉडकास्ट में डिस्कस कीजिएगा, अभी बात को कहीं और ही लेते। मतलब आप क्लियर हैं कि भाई हमें सब नहीं मानना चाहिए ना?
बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए, और मेरे ख्याल में जो भी 7 अक्टूबर को किया था बिल्कुल दुरुस्त किया था, और जो उन्होंने नताइज लेने थे और लंबी जंग की तैयारी से किए थे, और वो उनके साथ दुनिया की बड़ी ताकतों ने बराबरी की सतह के ऊपर बैठ के इज़्ज़त के साथ मुआहदा दस्तखत किए, फ़ौजें निकली हैं। और जो गम का और डिप्रेशन का कहा जा रहा था, जब वो सारे मग़वी और वो सारे जो गज़ा के लोग हैं वो बाहर आए अपने कैंपों से, ना कोई गम है, एक सेलिब्रेशन है, अपने शोहदा को लेके, अपने शोहदा की तस्वीरों को उठाकर वो बाहर आए। तो हमें जो है ना उनसे कुछ सीखना चाहिए। अगर हम उनकी सपोर्ट नहीं कर सकते तो इस तरह के डीमोरलाइजिंग जुमले भी कहने से मेरे ख्याल से हमारे लोगों को अवॉइड करना चाहिए, जो कि इतना। अच्छा, यूसुफ अल करदावी साहब के बारे में अगर हम हमारे तुलबा तालिबात को पता है ना, अब आपको पता है कि मसला हमारे 3000 से ज़्यादा तो अपने ही स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, फिर अब ये पॉडकास्ट हम दुनिया में भी देखा जाता है। तो मुझे इस बात का बड़ा कलक है कि हमने करदावी साहब को उससे उस तरह से मुस्तफीद नहीं हुए कि जिस तरह से हमें वो करना चाहिए था। तो अगर हम तब अब हम पॉडकास्ट का मूड थोड़ा सा चेंज करें और थोड़ा सा एजुकेशनल सा माहौल बना के बताएं आप कि भाई करदावी साहब कौन थे। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प। परसों जो है ना राना साहब भी आपके हमारे दोस्त बैठे हुए थे वहाँ पे, तो आपने कहा यार पाकिस्तानियों ने उनसे मुस्तफीद नहीं किया। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तानियों ने मौलाना मौदूदी से इस्तेफादा नहीं किया, जो कि पाकिस्तानी थे और जिनकी फ़िक्र पूरी दुनिया में थी। तो डॉक्टर यूसुफ अल करदावी साहब, खैर उनका जिक्र हो गया, एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। और खैर ये महफिल चूँकि अहमद जावेद साहब के जिक्र के बगैर नहीं था, वो उनके थोड़े से स्टाइल में कि अगर उस सदी के 3 बड़े इन्फ्लुएंशियल और बड़े उलमा कराम की फहरिस्त बनाई जाए तो करदावी साहब 3 लोगों में ज़रूर शामिल होंगे। आप ही का शायद तरतीब साहब ऐसे ही फ्रेज करते तो बिल्कुल। और करदावी साहब जो है वो जो इस्लामिक रिनेसेंस के या एक मुजद्दिद की कैटेगरी में लोग आते हैं ना, जिन्होंने तजदीद की प्रॉपर तरीके से। एक तो स्कॉलर हैं, बहुत से उलमा कराम हैं, लेकिन आपको पता है मुजद्दिद जिसने तजदीद कर दी हो वो हर कोई नहीं होता। तो उसमें अगर चंद एक लोग होते हैं तो वो सदी के उन इम्पैक्टफुल लोगों में से थे जिन्होंने इस्लामिक रिवाइवल के ऊपर, पॉलिटिकल इस्लाम के ऊपर, इस्लाम के ट्रू पिक्चर के ऊपर और बहुत से फतवाज और उसकी जो खिदमात हैं वो उनकी कुतब में मौजूद हैं। तो ज़रूर सर्च करें, उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी अवेलेबल। और ये वो वाले कदीम मतलब शुक्र है वो सदी के अंदर बहुत सी चीज़ें उनकी रिकॉर्डेड हैं, लिखी हुई हैं, उनकी तहरीर, उनकी तकरीर। क्योंकि बहुत से थोड़ा सा अर्सा पहले के ऐसे उलमा भी हैं जिनकी अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डेड चीज़ें हमें उस तरह से दस्तयाब नहीं है। जिस तरह से उन्होंने मसाइल का हल तजवीज़ किया हमारे अहद हाजिर के मुताबिक, वो हमारे लिए बहुत ही सूदमंद है अगर वही उससे फ़ायदा उठाए थे। अच्छा, हमने आपके वालिद साहब के बारे में बात की, आपके घर में एक और बड़ी शख्सियत है अल्लामा हबीबुर रहमान साहब, डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब। तो अगर उनके बारे में कुछ बताया हमें, क्योंकि उनकी तारीफ तो अनीक अहमद साहब ने भी हमारे पॉडकास्ट में की थी। हाँ जी, आपकी एक और पॉडकास्ट में उनका जिक्र हुआ था। हमारे दोनों ताया माशाल्लाह, मैं बड़े ताया जी का भी बताता हूँ। पहले उनका सैफुर रहमान अजीज़ साहब कतर में ही होते हैं, वैसे वो मैं कतर के तस्करे में छोड़ गया था। रेडियो कतर के बानी है वो, उर्दू सर्विस के, 50 साल की उनकी सर्विस है। और वहाँ पर उन्होंने वो बड़े स्कॉलर, वो भी यूसुफ अल करदावी साहब के शागिर्दों में से ही हैं, उनके भी बड़े सर्विस है। तो हमारी फैमिली के जो है ना मोस्टली लोग टीचिंग से और मीडिया से वाबस्ते हैं, उसकी कुछ ना कुछ शक्ल हमारे में भी आपको नज़र आ रही है। बहुत से न्यूज़ एंकर्स और टीचर्स और ये। तो डॉक्टर हबीबुर रहमान नासिम साहब माशाल्लाह इस्लामी यूनिवर्सिटी में बहुत देर सर्विस रही, शोबा अरबी के वो HOD रहे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे बहुत से लोगों ने हमें से उनको रमज़ान ट्रांसमिशन में देखा होगा। सुबह जो तिलावत बहुत से लोग सुन रहे होते हैं तो वो तर्जुमा जो साथ आ रहा होता है सुबह के हर वक्त जब भी, तो वो तर्जुमा उनकी आवाज़ में है। तो एक बहुत बड़ा सदका जारी है उनका उस हवाले से भी है। अनीक साहब के शो में डेली 6 बजे या 7 बजे लोग उनको देखते हैं। तो वो एक माशाल्लाह बड़ा अच्छा पयाम सुबह में भी, और फिर शाम के वक्त भी जो कभी कभी आता है रमज़ान ट्रांसमिशंस में, तो वो उनकी माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी सर्विस है। वो भी ये तीनों भाइयों का जो कॉमन चीज़ है वो एक अरबी के ऊपर माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रिप है और बड़ी शुस्ता उर्दू के अंदर बात करते हैं। तो ये एक अच्छी उनकी। तो आपने ये सोचा कि जब कतर विजिट किया कि जो आपके वालिद साहब खास तौर पर काम है, आपके घर का काम है, उसको किसी डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में या किसी डॉक्यूमेंट्री की सूरत में लोगों तक लेके आए ताकि वो एक सदका जारी आपके लिए भी बने? बस अभी इनिशियल मरहलों पे सोच रहे हैं, बस अल्लाह तौफीक दे, इस पर सोच रहे हैं किस तरीके से सारा काम हो। बस कुछ ना कुछ वो भी होता है ना, हिजाब भी होता है थोड़ा सा, यार क्या करें और कैसे करें, यार लोगों को कैसे बताएं कि इनमें है, या ये भी इस काम की भी ज़रूरत है, लेकिन ये करना ज़रूरी भी है और शायद हमारे अलावा और कोई करे भी ना। अच्छा, बाज भाई खामोश हो गए, इनको कॉन्वर्सेशन में हम वापस लेके आते ना। तो कराची की हमने शुरू में जो बात की थी ना, तो कराची और लाहौर के जब हम मुकाबले तो करते रहते हैं, हमारी आदत है, तो उसमें ना सहाफ़ियों का भी अब एक तकाबली ज़्यादा लेते हैं ना कि कराची में जिस तरह की सहाफ़त है और लाहौर में जिस तरह की सहाफ़त है। तो मुझे आपके लाहौर में वो बड़े पसंद है, हबीब अकरम साहब पसंद है आपको? और कौन कौन पसंद है पहले? बल्कि आप कराची लाहौर को छोड़ें, आपको वैसे सहाफ़ी कौन से पसंद है ज़रा बताएं ना, एंकर्स में।
या इस तरह की यार हबीब ये अकरम बड़ी- साहब वाली कैटेगरी की बता दें? असल में हबीब अकरम साहब की ना जुबान मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जिस अच्छा। तरह से वो वीलॉग्स करते हैं ना, और वो चले नुक्ता निगाह से तो इत्तेफाक और इख्तिलाफ अपनी जगह पे चलता रहता है लोगों का, लेकिन वो ज़्यादातर बातें भी ऐसे बड़ी लॉजिकल होती हैं उनकी। हाँ। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जिस ज़ुबान के अंदर वो बात कर रहे हैं, क्योंकि अब वीलॉग की ज़बान, पॉडकास्ट की ज़बान उतनी सुस्ता रही नहीं है, तो हम तो उनसे बड़ी तरकीब सीख रहे होते हैं, उनसे मुहावरे सीख रहे होते हैं कि यार किस तरह से शानदार तरीके बस से आपका इसको थोड़ा करते हैं। अदबी ज़ौक़ ना, तो आप हाँ। उस एंगल से पर्सपेक्टिव देख रहे होते हैं, वो उसमें मिल जाता है। लेकिन ये व्लॉग्स का कॉन्सेप्ट नजम भाई थोड़ा सा वैसे ना, बहुत से लोग हमें भी कहते हैं, अभी आपको भी मशवरा मिलेगा कि डेली पोस्टिंग की बड़ी अहमियत है एल्गोरिदम के अंदर जो है ना। जी। लेकिन मुझे ये चीज़ देख के हैरानगी होती है कि यार एक ही बंदा जो है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बोल रहा है, अगले दिन स्पोर्ट्स पे बोल रहा है, अगले दिन खाने में बोल रहा है, अगले दिन मेंटल हेल्थ पे बोल रहा है। एक ही बंदा इतनी बातें कैसे कर रहा है यार पूरी अथॉरिटी के साथ? तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी करती है। और दूसरी बात ये कि एक बंदा जब कुछ बोलता है, उसने वो बात खुद कब सुनी होती है, इसका फासला बड़ा कम है। ये हाँ। सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब ने यहाँ बात की थी कि अभी जो तुमने बोला है, ये बात तुम्हें अभी कुछ देर पहले ही पता लगी है, उसको प्रोसेस कब किया जो तुमने इसको नचर कर दिया हज़ारों लोगों के आगे? राइट, उसको राइट। प्रोसेस करने का कोई जज्बो अंदर रखो इंतज़ाब तो की उसको। जज्बो इंतज़ाब की कैफियत से वाह, गुजारने वाह, का, उस लेकिन पे कोई ये- कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस या करने का कब अब मौका मिला है? हबीब अकरम साहब वाली इस्तेलाल लेके आ गए थे नहीं। साहब। एक तो मुझे ये बड़े पसंद है वसतुल्लाह खान साहब। हाँ, वसतुल्लाह क्या खान बात साहब की क्या बात है, लिखते भी बहुत शानदार है हाँ, वो। बोलते बहुत है, हमें उनका भी बड़ा लहजा पसंद है हाँ, वैसे। फिर हमारे मेरे एक बड़े जो शायद उनसे तासुब भी है, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा भी है, जो डॉन वाले और अब टीआरटी वाले मुबश्शिर जैदी हैं। अच्छा तो वो भी माशाल्लाह से उनके साथ हमने बड़ा सीखा उनसे, बल्कि बात यार आपको हारून रशीद साहब के कॉलम्स कैसे लगते थे? अच्छे कॉलम्स अच्छे थे। ये बड़े आपने धीमे लहजे में कहा, नहीं अच्छा लगा? क्योंकि वो इतने ज़ेरे अताब आ गए ना, वो पता नहीं चलेगा ना कि अब ज़्यादा तारीफ कर दी तो नहीं बोलेंगे। नहीं उनके यार, बोलने का एकदम- अंदाज, लेकिन मैंने इसलिए जान के तहरीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तकरीर का नहीं पूछा मैंने। तो वो यार, लेकिन कॉलम जो राइटिंग स्टाइल था उनका वैसे वो बड़ा एक अच्छा, मैं आपको अछूता बड़ी था। था वो एक एंटीक बात बताऊं। मुझे जो कॉलम पढ़ने का शौक हुआ था वो एक्सप्रेस न्यूज़ से हुआ था। मुझे आपको याद होगा कि जंग के मुकाबले में जब एक्सप्रेस ने अपने अखबार को ज़रा वसी भी किया और रंगीन भी किया। यार वैसे स्पोर्ट्स- क्या ज़माना था, लोग कॉलम्स हाँ, पढ़ते कॉलम- थे, मैं लिखते भाई थे। मैं स्कूल से आता था, और ऐसे आपको पता है स्कूल गया ही लेट था 8 क्लास में। वाह वाह। तो मैं वाकई में आके खाना नहीं खाता था, यूनिफॉर्म नहीं बदलता था, मैं पहले कॉलम्स पढ़ता था। यार 2-3। एग्जैक्टली नजम भाई ऐसा ही है, मुझे ताने मिलते थे कि अखबार चाटने से कुछ नहीं अम्मा होगा। डांटती थी कि भाई खाना लगा हुआ है, तुम यूनिफॉर्म तो हाँ। बदल लो। अच्छा, बड़ी अयाशी थी ये वैसे। भाई उस वक्त तो ज़्यादा यही थी, और बड़ी हाँ। अच्छी थी कि हमने तो पढ़ना सीख अच्छा, लिया। ये अब बहुत तो पुराने ज़माने की बात नहीं हो रही है, 10 साल ये पहले की बात। 2006 की बात हो रही है। हाँ, 2006 अच्छा, की 20 बात साल हो रही है। पहले। उस वक्त ना एक कॉलम आता था, पता नहीं आप लोगों को याद हो ना हो, उसका नाम था एक्सप्रेस न्यूज़ का कॉलम था वगैरह वगैरह, अब्दुल्ला अल्लाह। तारिक महमूद यार सुहेल। नजम भैया मेरे खानदान की बात कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं वो। अच्छा, अरे मुझे नहीं पता, अरे- मैं उनका इतना बड़ा फैन था कि वो सबसे अबे पहले मैं यार, ये उस वाले आपने क्या पेज पे जिक्र जाके कर वो दिया? वाला कॉलम पढ़ता था मैं। ओह, अब्दुल्ला मतलब मुझे तारिक। वाकई में नहीं पता था कि वो आपके रिश्तेदार हैं। हाँ, वाकई ये बड़ा सरप्राइज हो गया। हमारे वालिद साहब के वो फुफ्फोजाद भाई हैं, इन तीनों अच्छा, बरादरान का जो अच्छा, जिक्र किया है, और हमारे फुफ्फा के भी वो भाई हैं, बड़ी मतलब उनसे है। तो वाकई वो दिलचस्प वो लिखते थे, अब व्लॉग्स भी कर रहे हैं। अच्छा, उनके लिए ना आपको अगर जो लोगों ने पढ़ा उनको याद होगा, वो बेसिकली वो मिनी कॉलम्स का मजमुआ था। हाँ। वो माइक्रो ब्लॉगिंग थी उस वक्त जमाने जी, की, जी, कि वो जी। छोटे Print छोटे form of micro डॉट 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 फिर नई बात करते थे, उसके अंदर ह्यूमर था, सार्काज़म था। तो मैं सबसे पहले वो पढ़ता था, तो जो सुबह की जो आप बता रहे हैं स्कूल की सारी जो जी, जी, थकावट थी वो दूर हो जाती दूर थी। हो जाती थी। अब सोचें कि अगर किसी बच्चे को हम बताएं कि हम स्कूल से आकर एक चीज पढ़ के अपनी थकावट दूर कर रहे आय, थे, आय, आय। तो वो सोचेगा कि अब कैसी पागल वाली कैसे बातें कर रहे बेवकूफ हैं। लोग हैं। उसी पेज के ऊपर सर ऊपर ही जंगार के नाम से हाँ, आमिर हाशिम खाकवानी जी, होता था, खाकवानी साहब का। उसके लेफ्ट साइड पे औरिया मकबूल जान का होता था, फिर उसके जावेद ऊपर चौधरी साहब का 0 जावेद point। चौधरी साहब का, उसी पेज के ऊपर अब्दुल कादिर हसन साहब अब्दुल लिखते थे कादिर गैर साहब, सियासी हाँ, बातें। गैर सियासी बातें। उसके इस तरफ उलट के अगर आप देखें तो वो हबीब अकरम साहब लिखते थे, जी। साथ ही उसके इदारिया और ऊपर जो है अनवर मसूद साहब का शेर होता था। अनवर मसूद साहब, और नीचे वाला हिस्से के अंदर जो है वो आपकी वो मैसेज वगैरह आते थे लोगों की, ऑडियंस के, हाँ, फीडबैक वो आता था feedback वहाँ आता पे। था। बल्कि इजहारुल- मुझे ना वो कई शेर भी उनके याद है अनवर मसूद साहब का ना, बल्कि एक शेर मुझे वो बहुत सुनाता हूँ लोगों को, क्योंकि वो शायरी से ज़ौक़ है, तो लोग ना अपनी इस्लाह लेने के लिए चीज़ें भेज देते हैं। अब सोचें कहते रिजाल का आलम दुनिया में कि लोग मेरे पास इस्लाह लेने के नहीं लिए यार, भेज इसका दें। तो हमें भी इनसे इस्तेफादा करना चाहिए यार। ये लोग नहीं नहीं, तो मैं लोग कह रहे हो नजम सरवदी से नहीं लोगों ने मैं इस्तेफादा फिर नहीं बाद किया। में शायरी छुड़वा देता हूँ लोगों की। अगर आपको शायरी छोड़नी हो तो रब्ता करेगा। एक उनका वो शेर मैंने इतने लोगों को कोट किया ना कि वो यूं बहर से खारिज है कि खुशकी पे पड़ी है, क्या बात। शेरों में वो सकता है कि कुछ हो नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। level तो यार। इस तरह की शायरी बहुत आती है कि यार इसको शेर ठीक करते हैं। अरे भाई इसमें वजन होगा तो वजन ठीक करेंगे ना, ये तो बेवजन हाँ, शायरी है। ऐसा ही है। तो उस जमाने में सर हम भी इतने अखबार पढ़ते थे। हमारी एक कज़न है, वो जो आपको पता है अखबार के पेपर होते हैं उनकी खास किस्म की खुशबू होती है। जंग के पेपर की अलग खुशबू थी, एक्सप्रेस के पेपर की अलग फील थी, जो डॉन वाला था उसकी अलग थी। बड़ा मेरी- करारा पेपर होता था सर एक्सप्रेस मेरी का। आंखों में पट्टी बांध के मेरा इम्तिहान लिया
एक बताओ कौन सा पेपर किसका, मैंने सारे सही बताए, 5 के 5 अखबार के, कि ये डॉन है, ये नई बात है, ये एक्सप्रेस है, ये जंग है, ये नवाए वक्त वैसे यार ये तो एक रील का आइडिया है, हम अपने बच्चों के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं तो उनको 1 महीना अखबार पढ़ाने के बाद ना उनकी बोलेंगे। लेकिन आज के दौर में तो फिर आप नहीं ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है सर। लोगों ने कहना कि सूंघने की हिस्सा पे इम्तिहान ले रहे हैं, कुछ सूंघने का स्किल आजकल को इतना अच्छा नहीं है। आउट ऑफ विफ ऑफ द पेपर जो है ना कहते थे। लेकिन आपको लगता है कि ये हम आखिरी नस्ल हैं या हमारी बाद एक आध नस्ल होगी जो पेपर से इतना लुत्फ उठा सकती है? बिल्कुल यार, ये अब तो खैर आप भी अखबार शायद ही पढ़ते हो, मैं उसको पढ़ना छोड़ के मोबाइल पे, तो ये बिल्कुल सर आखिरी वो चल रहा है, बल्कि खत्म हो गया, आखिरी शायद गुजर गई है, अब तो बड़ा एक वो मुश्किल रह गया। अगले वाले तो बिल्कुल अखबार नहीं पढ़े। अभी हमने जो अपनी मेमोरीज को याद करते हुए एक लुत्फ लिया है, हमारी आंखों में खास किस्म की चमक आई है एक पेपर को डिस्कस करते हुए, तो ये वाले मजे को फील ही नहीं कर सकते वो, कि यार वो जब कॉलम लिखते थे उसके कॉलम का जवाब आता था, उस कॉलम का जो है वो कई जगह कोट होता था, उस कॉलम की बेस के ऊपर शाम के टॉक शोज होते थे कि आज आपने क्या लिख दिया सर, ये स्टोरी कहाँ से आ रही है, तो वो कॉलम का इम्पैक्ट पहली क्या चीज छपी थी अखबार में, मैंने तो बता दी कि मैं फर्स्ट ईयर में था 2007 में। अच्छा। तो मेरा अल्लामा इकबाल पे मजमून छपा था सर। मैं फर्स्ट ईयर में था, मैंने कॉलम लिखा था, और मैं जब लिख रहा था ना, तो मैंने लिखा था, मैंने इस नियत से लिखा था कि मैं कभी बताऊंगा कि मैंने पहला कॉलम फर्स्ट ईयर में लिखा था, मेरे और कोई नियत नहीं थी उस वक्त। मैंने तो मैं पूरा हफ्ता लगा के ये लिखा था, और उसके बाद बस 2-4 लिख के। क्या था वो कॉलम? उस कॉलम का उन्वान था मीडिया और मौलवी। मीडिया और मौलवी, हाँ। वो उस वक्त जो आपको पता है 2008 में मुशर्रफ साहब के बाद एक मौलवी का बड़ा एक वो आपको पता है आपको मीडिया वो क्या था, वो मिलिट्री मुल्ला लाइन से तो इंस्पायर नहीं था, तालिबानिजेशन का दौर था, और उस जमाने में ना हमारा दुश्मन चेंज किया जा रहा था, और ये अच्छा क्या वो करें, वो तराने बन रहे थे, राहिल शरीफ साहब आने वाले थे, और एक अजीब तरह की वो पेंट किया जा रहा था तरानों में, दुश्मन के तौर पे वो पकड़ी वाले और दाढ़ी वाले दिखाए जा रहे थे। तो उस फीलिंग के रिएक्शन में आप कह रहे कुछ लिखा था एग्जैक्टली आपने लेटर टू एडिटर लिखा था, और ये बात है तकरीबन 2014 की, दैट वाज फर्स्ट ईयर ऑफ माय यूनिवर्सिटी। लेटर टू एडिटर था, और बस वो हमें पहली बार पता चला था कि भैया छपवाना अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा जल्दी है तो ये, क्योंकि यही हमें हमारे टीचर्स ने बताया था कि अगर अखबार में आपकी कोई जगह बनती है ना टेस्ट करने के लिए अपने आप को, तो लेटर टू एडिटर लिखें। तो हमने कोई 4-5 लेटर टू एडिटर लिखे, और बस लेने के बाद हमने सारी ईमेल्स पे सेंड कर दिया, और फिर हम रोज बैठे हुए होते थे ये चेक करने सारी पे यार, ये तो बड़ा सब पे, क्योंकि उन्होंने हमें ये बताया था कि बहुत मुश्किल होता है। एट अ टाइम अगर 2-3 पे छप जाता तो छपा, बाद में छपा, वो तकरीबन 1-1.5 महीने बाद जाके हमें वो रिस्पांस मिला, वो एडिट हो गया, उसमें लगा। तो आपने सर क्या लिखा था सबसे पहला? अरे मैंने डेट गलत बता दी, 2007 में थोड़ी फर्स्ट ईयर किया, मैंने 2009 में किया, एक तो सब दिमाग उल्टा हो गया। मैंने 11 में। अच्छा, मैंने 2009 में फर्स्ट ईयर किया, हाँ 2010 में सेकेंड ईयर किया। अच्छा, मैंने लिखा था फिक्र इकबाल भी है इश्क। सुभान अल्लाह। अब मुझे लगता है कि बड़ा अजीब सा है, लेकिन ये कि नाम बस ऐसे ही उस वक्त हमने फिक्र इकबाल भी है। उसमें मेरे एक और हादसा भी हो गया, हादसा कहीं पता नहीं क्या गए, 2-3 अखबारों में तो मेरे नाम से लगा, वो एक अखबार है वो मैं नाम चले नहीं लेता, उसमें जो वहाँ के जो एडिटर थे उन्होंने अपने नाम छाप दिया मेरा कॉलम। तो मैंने वो फिर उनको बाकी अखबारों की कटिंग लेकर वो उनको ख़त लिखा कि यार आपने ये क्या हरकत की है, तो उन्होंने कहा जी गलती हो गई हमसे। तो फिर बाद में मालूम हुआ कि वो अखबार इस कामों के लिए चैंपियन था कि लोगों के जो मज़ामीन आते थे, अब उनके साथ असल ट्रेजेडी ये हुई कि उनको ये नहीं पता था कि मैंने और अखबारों में भी दिया है, तो बाकी अखबारों में मेरे नाम से लगा हुआ था और उस वाले अखबार में उनके नाम से लगा था। तो इस तरह की भी हरकतें होती हैं। कॉपीराइट का उस ज़माने में तो कोई ना क्लेम था, ना बंदा भड़ास कहीं निकाल सकता है, ना कहीं शिकायत करने का फोरम, ये तो वाकई बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। अच्छा, चलिए आखिरी जो सेगमेंट है हमारे पॉडकास्ट का, उसमें हम बात एक जो करना चाहे ना आपसे, जो ट्रांजिशन हुई ना हमारी प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल, अब डिजिटल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो जो नए हमारे बच्चे, हमारे जो लड़के लड़कियाँ, क्योंकि ना असल में वो बच्चे के साथ तो दूसरा लफ्ज़ ना हमारे कराची वालों ने वो भी ख़राब कर दिया, वो कहते हुए ज़रा अजीब लगता है। लड़के लड़कियां जो हमारे जो आ रहे हैं इस वाली फील्ड में, तो उनके लिए आप क्या उनको मशवरा देंगे? क्योंकि देखिए एक चीज़ ज़रा आप ज़रूर समझाएं इनको कि देखिए जैसे हम लोग प्रिंट से आए, फिर हमने टीवी में काम किया, डिजिटल में काम कर ही रहे हैं, तो उसमें ये ग्राउंडिंग होना बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि मुझे एक जो बड़ी शिकायत होती है ना, अब हमने माशाल्लाह से एड न्यूज़ भी बनाया है, अब हमारे OTS के ना 5 चैनल हैं। एक तो मेन चैनल है हमारा, फिर एड सेंस है जो हमारे अहमद जावेद साहब और फिलोसोफर्स और इंटेलेक्चुअल्स उसमें आ रहे हैं, फिर हमारा एड टेक है, उसके अंदर एक एड फन है और एड न्यूज़ है। तो एड न्यूज़ ये देखते हैं, उसमें हम बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, सिटीजन जर्नलिज्म सिखा रहे हैं, किस तरह से डिजिटल जर्नलिज्म करना है। तो उसमें हम ये देखते हैं बच्चों में ये कॉन्फिडेंस तो हमसे बहुत बेहतर है। जब हम यंग थे हमें तो कैमरे के आगे आके घबराहट सी होती थी, अनलेस ये डिबेट जिन्होंने की है, जिनको बहुत बोलने की आदत है हमारी तरह, तो हम तो बोल लेते थे, लेकिन वो बच्चे ज़रा घबराते थे। अब ये उल्टा हो गया है,
अब वो घबराते नहीं है बोलने के लिए, लेकिन उनके पास जुमला नहीं है सीधा, उनको जुमला पढ़ना नहीं आता, उनके पास रेफरेंस नहीं है, उनके पास किताब नहीं पढ़ी हुई। तो ये अगर आप समझाएं कि अगर आपको डिजिटल में ही काम करना है, लेकिन आपकी थ्योरेटिकल ग्राउंडिंग भी तो कितनी ज़रूरी है उसके लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि हमारे यहाँ जब आपने लिखने का जिक्र किया ना, तो बहुत से ऐसे जो नए लोग होते थे वो किसी सीनियर को बताते थे कि मैंने लिखा है, तो वो पहले ये बोलते बेटा लिखने से पहले पढ़ना ज़रूरी है, तुम लिखा ना करो पढ़ा करो। तो जॉन एलिया का एक बड़ा मशहूर कॉल है ना कि कुछ लोगों को पढ़ना चाहिए लेकिन वो लिख रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी आपने एवोल्यूशन का जिक्र किया, सर एवोल्यूशन में भी हो तो जाता है लेकिन ख़त्म कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। अगर आपकी एक्सेलेंस है, ट्रांसफॉर्म होता है, रेडियो भी कुछ ना कुछ बाकी है, और इलेक्ट्रॉनिक भी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक के जो लोग थे वो तो इररिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं हुए। अगर डिजिटल आ गया है तो डिजिटल व्लॉग्स में कोई नए लोग थोड़ी आ रहे हैं, वही लोग जिनको हम पहले टॉक शोज़ में देखते थे वही ज़रा खुल के और ज़रा बेहतर फॉर्म के अंदर डिजिटल के अंदर आ रहे हैं। तो जिन लोग ये एक्सेलेंस सी ग्राउंडेड थे, पढ़े हुए थे और जिनकी ग्रिप थी अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो तो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं हुए, जो अडेप्टेबल भी रहे। तो बस यही है कि अपनी बेस फाउंडेशन को बिल्कुल मजबूत रखें। और वही हम बात करते हैं कि पॉडकास्ट पे आने का बड़े लोगों को शौक होता है, उनको अंदाजा नहीं है कितना खतरनाक प्लेटफॉर्म है, आपको एक्सपोज भी कर देता है, आपको एक्सपोज भी कर देता है। अगर आप में डेप्थ नहीं है तो 1 घंटे के लिए कैमरे के आगे बैठना और अपनी बातें करना और हर सवाल के बाद बातचीत करना, तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस। वो भी तो बताया जब हम बात जो कर रहे थे कि पॉडकास्ट पाकिस्तान में इतने सारे खुले हैं, और मसला हमें खुशी होती है, देखिए अगर पॉडकास्ट आते हैं, लेकिन उसमें अफसोस ये हो रहा है कि पॉडकास्ट गायब होते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? बहुत बोलता हूँ पहले भी इस पे भी कि पॉडकास्ट शुरू करने आज को भी बहुत आता हो गया, स्टूडियो बनाने का बहुत शौक है लोगों को, इक्विपमेंट लेने का बड़ा शौक है, खर्चा कर लेते हैं। किसने भी पॉडकास्ट शुरू करनी है वो सबसे पहले स्टूडियो प्लान करता है, इक्विपमेंट प्लान करता है, टीम प्लान करता है, वो पॉडकास्ट के कंटेंट और उसके ऊपर किसी के ध्यान नहीं होता कि हमने बोलना क्या और एग्जीक्यूशन कैसे होनी है। तो जितनी पॉडकास्टें शुरू हो रही हैं उससे ज़्यादा बंद हो रही हैं। तो हमारे ज़माने में बड़ा अच्छा एक बच्चा, वो हमारा दोस्त बोलता था कि यार ये आपको बड़ा शौक है चाय खाने खोलने का, बड़े अच्छे आपको नज़र आ रहे हैं आज का चाय खाने खुले हुए, जितने बंद हो रहे हैं उसको कोई भी नहीं देख रहा, ज़्यादा बंद हो रहे हैं। तो सक्सेस वालों को सारे वो करते हैं कि यार इसको देख के हुआ, तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है। पॉडकास्ट वाला भी ये भी बड़ा एक लंबा चौड़ा काम है, बड़े मेहनत ना कि देखें आपको मेहमान चाहिए, फिर आपको कंटेंट रिकॉर्ड करना है, प्रोडक्शन की डेफिनेटली आपको एक साउंड प्रूफ न्यूज़ रूम चाहिए, एसी चाहिए, लाइट चाहिए। एक तो हमारे यहाँ मसला है कि हमारी लाइट बहुत जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, वो आपसे अलग से क्लिप भी बनवाना हमने। तो दूसरा ये मसला है कि फिर जब आप एडिटिंग पे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या रखते हैं, क्या निकालना है, किस तरह से उसको जो है ना स्टिच टुगेदर करना है, फिर थंबनेल कैसे बनाना है, उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, कीवर्ड्स क्या हो, क्या हो, और फिर वही वाली बात कि एल्गोरिथम जो है ना वो एक बीस्ट है, उसको आपको फीड करना भी है। अगर आप महीने में एक चीज़ डालेंगे तो फिर भी बड़ा मुश्किल है, अगर आप रोज़ाना फजूल चीज़ें डालेंगे तो फिर भी ऑडियंस भाग जाती है कि आप इतना कुछ पोस्ट कर देते हैं। तो ये बड़ा एक, उससे कोई रूल तो नहीं है, लेकिन वो करते 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 ही वो काम आता है। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वो लिखते ही लिखते आता है, लिखने का फन इन्हें, बच्चे खराब करते हैं कुछ कॉपियाँ ज़रूर। तो कुछ पॉडकास्ट ख़राब करके समझ आता है, किसी मेहमान को हमने बुलाया तो कार्ड करप्ट हो गया, वो किसी ने वो डेटा उड़ा दिया, वो माइक ख़राब हो गया, आवाज़ नहीं आ रही। तो ये ज़रा जो है ना वो ज़रा मुश्किल काम है। दूसरा भी सर अलमिया ये हुआ है कि पॉडकास्ट के नाम पे बहुत से लोगों ने इंटरव्यू की दुकानें खोली हुई हैं। बहुत से खास तौर पे जो ये चैनल्स हैं ना हमारे, जिनके हम जिक्र करें, इन्होंने जो पॉडकास्ट स्टार्ट किए ना, वही वाला एंकर, वही वाला कंटेंट, बल्कि वही वाली एंकर कहना चाहिए इस पे ज़्यादा केसेस में, जो कि उनका मकसद कुछ और है, जो कंटेंट उनको नहीं है, लिखे हुए सवाल किसी और ने दिए हैं, और पहले सवाल का दूसरे सवाल से ताल्लुक कोई नहीं है, कॉन्वर्सेशन कोई नहीं है, डेप्थ कोई नहीं है, डिस्कशन कोई नहीं है। उसी एंकर को पर्चा पकड़ाया है उसने, बस एक जॉब की तरह 15-20 मिनट में खड़काई है और वो चैनल्स पे चला। जैसे हमारा पॉडकास्ट एंड होता है हमें शेर याद आना शुरू हो जाते हैं, तो वो जॉन एलियट ने कहा था कि मत करो बहस, हार जाओगी, हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। ये बड़ी मजेदार चीज़ है ना, ये लिख के माथे पे लगाना चाहिए यार चैनल के पॉडकास्ट के पीछे। पॉडकास्ट की आप हिस्ट्री भी उठा के देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि अगर आप पॉडकास्ट नाम कहाँ से निकला, किधर से आया, किधर से स्टीव जॉब्स तक ले जाएंगे। एप्पल का बहुत बड़ा किरदार है इसमें कि आप सब यहाँ बैठे हैं। यार उन्होंने हुसन की इतनी अच्छी बात की, आप इतनी बड़ी लिखी बात ले गए। मैंने तो हुसन का जिक्र ही नहीं किया सर, आपने किधर हुसन देख लिया। बस वो भाई चले, वो जाहिर है कि थंबनेल तो हम भी देखते हैं, क्लिक नहीं करते उसको। थंबनेल नहीं, आप पॉडकास्ट पे देखते होंगे, इसमें क्या नहीं। असल में मेरी एक बड़ी ना जैसे कहें कमी है मुझमें कि मुझसे ना यूट्यूब नहीं देखा जाता, हत्ता कि मुझे अब तक कंटेंट भी नहीं देखा जाता। ये तो एडिटिंग करनी होती है तो देख लेते हैं हम लोग किताब के ज़माने में। लेकिन आप लोगों को इस बात से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, आप लोग देखते रहे, आप ऑडियंस खराब कर रहे हैं नजम भाई। क्योंकि असल में हमने पॉडकास्ट जो है ना शुरू इसलिए की थी कि हम लोगों को पढ़ाने पे लगाएंगे, लोगों को शेयर याद कराएंगे और लोगों को इतना बेजार कर देंगे इस कंटेंट से, बोलेंगे अब दोबारा से एक्सप्रेस न्यूज़ लेके आओ, अखबार खोलो और जो है वो पेज नंबर 17 पे जाके कॉलम पर नहीं मजाक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई, और आपसे देख के हमने बड़े इस्तेफादा किया, और आपको ज़ाहिर है कि एक पॉडकास्टर के तौर पर हम जानते ही थे,
लेकिन जब आपसे अब आपने कहा ना 3 दिन हुए, तो वो उसमें वो गालिब का एक वो मुझे शेर याद आ रहा है, हालांकि वो माने उल्टे हैं जी। लेकिन आप पैराडॉक्स समझते हैं, तो मैं सुना जी, देता हूँ कि कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने खराब में, वाह, कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने जहाने खराब खराब में। में, शब हाय हिजर को भी रखूँ गर हिसाब में। वाह 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 तो वो वाह, एक क्या शब हाय बात हिजर जो थी वो हमारी ख़त्म हो गई, आपसे मुलाकात हो गई है तो नहीं, इंशाल्लाह बहुत इन जबरदस्त मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा और मजीद इंशाल्लाह, कंटेंट इंशाल्लाह। हम देखेंगे आपका। और अगर कोई ऑफ द स्कूल के लिए आकर जाने से पहले कोई मैसेज। नहीं, ऑफ द स्कूल के लिए तो हम जब से आए हैं बड़े नेक जज्बात से हाँ हर यार, जगह उसका चर्चा सुन रहे हैं। और जो हमारे साथ थे उमर गुमन साहब भी पहले दिन आए थे, वो तो आपकी पॉडकास्ट के बाद उसके ब्रांड एम्बेसडर ही बन गए, लोगों को बता रहे हैं। उस दिन हमारे सैमसंग का इवेंट था, वहाँ पे भी इतने इन्फ्लुएंसर्स आए थे, उनको पकड़ पकड़ के यार तुम लोग हालात के शिकवे ना किया करो, जिसने शम्मा जलानी होती है वो खुद भी जला लेता है। मैं परसों वहाँ पे एक स्कूल पे गया, सर सॉरी आपके लहजे का वो कह रहा हूँ, परसों वहाँ पे स्कूल गया, बंदे ने बिल्डिंग पूरी खड़ी की हुई है, छत के ऊपर पे छत डाली, वहाँ स्टूडियो है, वहाँ ई कॉमर्स है, तो वो तो आपको पता है हाथ उठा के बड़ी वो ये सारा हाथ कुछ कर उठा रहे के हैं। मैं दुआएं भी दे रहे हैं और आपको हम ये दुआएं दे रहे हैं, आपने उनमें शेर का ज़ौक पैदा कर दिया। तो हाँ। पाकिस्तान में कोई ऐसा सीईओ भी हमें मिला जिसको ये बड़ी बात नहीं, वो शायरी अच्छा का, पढ़ते हैं, बहुत हाँ अच्छा वो पढ़ते पढ़ते हैं। भी अच्छा, हाँ, उनकी बड़ा अदायगी बड़ा अच्छी है और बड़ा माशाल्लाह बड़ी तैयारी करते हैं, और कॉर्पोरेट के बड़ा सीनियर आदमी है, तो उनको पहली पॉडकास्ट हमारे पास है, तो ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे थे बहुत ज़्यादा ना, लेकिन जो एक शेर वाला उनका क्लिप था ना, वो हमने ज़रा लगा कर चलाया, तो वो बड़ा अच्छा चल गया। वो आपको मैं उसकी रील भी दिखा दूँ। जी। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये भी एक दुनिया है, ठीक है आपकी कॉर्पोरेट की भी एक दुनिया है, वो भी पूरा एक स्टाइल है, पूरा एक सारी मार्केट है, लेकिन असल जो आपकी ऑडियंस, जो मासेस ने भी आपको देखा है ना, तो इनके लिए ज़रा आपके लिए ये बड़ा अच्छा है। तो अब वो सुबह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाते हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ने जाते हैं, बीच में एक स्कूल आता है, उसकी दीवार पे ना बहुत सारे शेर लिखे होते हैं, तो वो डेली उसकी एक शेर की पिक्चर बनाते हैं, वापस आके उसको देखते हैं वो सारा। तो वो बड़ा अच्छा है कि मशवरे को मतलब हाँ अमल मतलब आप करते शेर हैं। कहे तो उसी शेर पे हम जो है वो ख़त्म करते हैं कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा शम्मा जला। जलाते जाते। तो आप तमाम हज़रात का शुक्रिया। हज़रात जज़ाकल्लाह। में ख़वातीन भी होती हैं, आपको पता ही होगा कि किसी ने बताया था एक दफ़ा कि जब हम उर्दू में कहते हैं हज़रात, तो हाँ। उसमें लेडीज एंड जेंटलमैन दोनों होते हैं। अच्छा। तो हाँ, एक नई क्योंकि बात है मेरे लिए। हाँ ये नहीं, हाँ तो उसमें बड़ा उर्दू जो है ज़्यादा इंक्लूसिव है जेंडर सही है। इंक्लूसिव ज़बान है। तो फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। इंशाल्लाह जी, थैंक यू।